Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. आज की क्लास के अंदर फिर हम क्या करने जा रहे हैं, हम फाइनल अकाउंट्स का एक सवाल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हम सबको ये बात मालूम है कि IFRS 18 दुनिया के अंदर आ चुका है और जब IFRS 18 दुनिया के अंदर आ चुका है तो हालात और वाक़ियात जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थे ख़ास तौर के ऊपर वो बदल चुके हैं। बदस्तूर हमने काफ़ी बार इस बात को सुन लिया है कि हमारे सामने जो P&L अब आता है वो 5 कैटेगरीज़ के अंदर सब डिवाइडेड है। हम कहते हैं कि हमारे P&L के अंदर एक होनी चाहिए ऑपरेटिंग कैटेगरी जो कि रेवेन्यू से स्टार्ट होकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाए। फिर उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद यानी एक बार हमें पता लग जाए कि बिजनेस के कोर बिजनेस ऑपरेशंस ने कितना मुनाफा कमाया या कितना नुकसान गवाया, एक बार हमें ये पता लग जाए तो हम चले जाएंगे इन्वेस्टिंग कैटेगरी के ऊपर। इन्वेस्टिंग कैटेगरी के ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि कंपनी के पास जो सरप्लस पैसा पड़ा हुआ होता है, अगर वो पैसा किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर या किसी प्रॉपर्टी के अंदर या किसी डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो पैसा फंसा देते हैं तो उससे आने वाला मुनाफा या नुकसान कितना है। फिर जहां से कंपनी पैसा लेकर आई है फाइनेंसिंग, तो उस फाइनेंसिंग का इंपैक्ट कितना है, फिर टैक्सेशन, फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने IFRS 18 के फॉर्मेट के अंदर पढ़ ली हुई हैं। क्लियर? इसी सिलसिले के अंदर आपके साथ हम दोबारा एक सवाल करने जा रहे हैं। सवाल का नाम सेंडाउन कंपनी है। अच्छा, मुझे सब लोग जो है ना, रिपीट इट आफ्टर मी, रिपीट इट आफ्टर मी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिपीट आफ्टर मी। बोलो, सब रेडी हो जाओ, जहां भी बैठे हो, जहां भी लेटे हो, जहां भी खड़े हुए हो, रिपीट आफ्टर मी। हर, बोलो हर, दिल में नहीं बोलना, थोड़ा जोर से बोलो। हर सवाल एक जैसा नहीं होता। बार बार रिपीट करो। ये जो है ना, ये एक समझ लो एक प्रेयर है तुम्हारे लिए, है एक वजीफा समझ लो भाई इसको, अल्लाह माफ करे। आप समझ लें इस बात को, हर सवाल एक जैसा नहीं होता। हमें बार 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 अपने आप को ये ट्यून इन करना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है कि एग्जाम के अंदर जो आपके सामने सवाल आए वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। हर सवाल एक जैसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, लेकिन यकीन जानो शायद जवाब एक जैसा ही होता है। तो आप जब आप मेरे साथ सैंडाउन कंपनी के नाम से सवाल देखने जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है इस सवाल के अंदर एक आध बातें ऐसी आ जाएं जो कि आपने आज से पहले नहीं देखी हुई थी। आपके दिमाग में बार बार ये लाइन चलनी चाहिए कि सर ने बोला था हर सवाल एक जैसा नहीं होता। तो हम उसके लिए रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं कि सवाल आएगा, नया आएगा, लेकिन सर ने ये भी कहा था कि जवाब एक जैसे ही होते हैं, यानी जैसा पढ़ा हुआ है उस पढ़े हुए में से ही जवाब निकाल के लेकर आना है और वैसे ही निकाल के लेकर आएंगे। क्लियर? नो। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट जरा मैं आपको एक बार इससे पहले दिखा दूं। रिक्वायरमेंट इस सवाल की 20 मार्क का सवाल है, 2 रिक्वायरमेंट है। ए रिक्वायरमेंट के अंदर एग्जामिनर ने बोला हुआ है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर सैंडाउन कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2016। 11 मार्क के लिए एक तो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है और उसके बाद बी पार्ट के अंदर यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर 9 मार्क्स। तो टोटल 20 मार्क्स का ये सवाल हो गया। सवाल शुरू कुछ ऐसे होता है कि एग्जामिनर कहता है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस रिलेट्स टू सैंडाउन कंपनी एट 30th सितंबर 2016। सैंडाउन कंपनी एक कंपनी है और वो आपको ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं 30 सितंबर 2006 के ऊपर। यानी मेरे दोस्तों आपका ईयर एंड क्या है, 30th सितंबर x6। हमेशा मैंने बोला है कि जब भी आप सवाल के अंदर कभी भी अकाउंटिंग ईयर एंड देखा करें तो उसको अपने पास कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा एग्जाम के अंदर भी, ताकि आपको चीजों का ख्याल रहे। अच्छा, बाय द वे, अगर आपका ईयर एंड 30th सितंबर 2016 है तो इसका मतलब ईयर स्टार्ट क्या होता होगा? ईयर स्टार्ट होता होगा 1 अक्टूबर x5 के ऊपर। ये अपने होराइजन सबसे पहले तय कर लें सवाल का, 1 अक्टूबर x5 टिल 30th सितंबर x6। डन। इसके बाद एग्जामिनर ने आपके सामने ट्रायल बैलेंस दिया है और ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ बातें बताई हैं। सबसे पहले कहते हैं आपको रेवेन्यू, जिसके बारे में नोट नंबर 1 भी दिया हुआ होगा आगे चल के। आपकी कंपनी का रेवेन्यू इस साल का बना बनाया दिया हुआ है $3,80,000 का। और उसके बाद एग्जामिनर ने आपको बनी बनाई कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है 246,800। एग्जामिनर कह रहा है कि मैंने तुम्हें बनी बनाई कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दी हैं, बनी बनाई कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दी हैं। यानी होता है ना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल या प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये जो वर्किंग होती है ना, ये एग्जामिनर कह रहा है 246,800 जब मैंने वर्किंग बनाई तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग है, मैंने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक कर लिया। कह रहे हैं तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, अब बड़े हो गए हो ना। तो एग्जामिनर कह रहे हैं मैं तुम्हें कुछ चीजें बनी बनाई दिया करूंगा, तुमने नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स बनानी, मैंने बना ली हैं।
अच्छा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, इस बात को खास तौर पे समझ लीजिएगा। जब भी कभी ऐसा हो कि एग्जामिनर ने ट्रायल बैलेंस के अंदर बनी बनाई कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई हो, मेरी बात को और से सुनना। जब भी कभी ऐसा हो कि एग्जामिनर ने आपको बनी बनाई ट्रायल बैलेंस के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई हो, तो इसका मतलब यही होता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक एग्जामिनर कर चुका है। तो आप देखेंगे कि जब भी एग्जामिनर ट्रायल बैलेंस के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स बनी बनाई देगा, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आप देखेंगे कि आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी देगा। अगर आपको हमारे शुरू शुरू के सवाल याद हो, बचपन बचपन के सवाल याद हो, तो आप हमेशा देखते थे कि उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता था, एडजस्टमेंट्स के अंदर गिवन होता था क्लोजिंग स्टॉक। आपको यकीन नहीं आता ना, आप अपने बचपन के सवाल जाके देख लो, हमेशा यही होता था कि जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आप खुद कैलकुलेट किया करते थे, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक खुद किया करते थे, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता था, बल्कि नोट नंबर 1 में लिख के दिया हुआ होता था। अब तुम देखो, क्लोजिंग स्टॉक तुमको लिख के दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ऐसा क्यों? बेटा, ट्रायल बैलेंस के अंदर हर वो चीज आती है जो कि या तो पेड हो या एडजस्टेड हो। अगर एग्जामिनर तुम्हें कॉस्ट ऑफ सेल्स बनी बनाई दे रहा है ना, तो इस बात की निशानी है कि उसने इन्वेंट्री को ट्रायल बैलेंस का पार्ट बनाया हुआ है। इस बात की निशानी है कि उसने ट्रायल बैलेंस के अंदर इन्वेंट्री को पार्ट बनाया हुआ है। इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्टेड है ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री है क्या? इन्वेंट्री क्लोजिंग मतलब इन्वेंट्री डेबिट हो रही होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो रहा होगा। क्लोजिंग स्टॉक की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होती है, और ये जो कम होने वाला इंपैक्ट है ये ऑलरेडी इस 246,800 के अंदर एडजस्टेड है। इस बात की निशानी, इस बात का प्रॉमिस, इस बात का इशारा हमें मिल जाता है क्लोजिंग इन्वेंट्री के ट्रायल बैलेंस के अंदर होने की वजह से। क्लियर? तो मैंने बोला था एक बात थी, लॉजिक थी, कभी अल्लाह ना करे आप भी पढ़ाने लग सकते हैं। कोशिश तो हमारी पूरी यही है कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर पढ़ाने लग जाए तो एटलीस्ट आपको ये लॉजिक्स पता होनी चाहिए। क्लियर? आगे आ जाए। रेवेन्यू आपके पास 3,80,000 है। कॉस्ट ऑफ सेल्स बनी बनाई गिवन है अभी तक 246,800 की। सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 17,400 के। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 50,500 के। फिर आपको लिख के दिया हुआ है लोन नोट इंटरेस्ट पेड 1,000। लोन नोट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया हुआ है 1,000। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? मैंने कुछ बताया था। क्या बताया था? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या बताया था? जब भी, हाँ, जब भी एग्जामिनर इंटरेस्ट पेड खुद से लिख के दे दे, तो देखो अंधा भरोसा नहीं करना। हो सकता है सही भी लिख के दिया हो, लेकिन अंधा भरोसा नहीं करना। खुद से जाके कैलकुलेट करेंगे, खुद से जाके कैलकुलेट करेंगे। यानी अगर लोन नोट के ऊपर इंटरेस्ट पेड लिख के दिया है, तो कहीं ना कहीं लोन नोट भी लिख के दिया होगा। भाई कह रहे हैं लोन नोट पे इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट तभी पे किया होगा ना जब लोन भी होगा आपके पास। तो अब सवाल में जाके कहीं ना कहीं ऐसी नजर दौड़ाते हैं, तो आप अगर थर्ड लास्ट जाके देखें, तो आपको लिख के दिया हुआ है इनके पास एक कन्वर्टेबल लोन नोट है 18,440 का, जिसके ऊपर 5% का रेट बनता है। इन्होंने इंटरेस्ट पेड लिख के दिया हुआ है 1,000 का। हम इसके ऊपर ईमान नहीं लेकर आएंगे, हम आगे चल के इंशाल्लाह वर्किंग करते वक्त अपना इंटरेस्ट खुद कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, याद कर रखना। आगे आ जाए, इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम है आपके पास $1,300 की। अच्छा, याद रखना आज के जमाने के पीएनएल के अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम विल बी शोन इन द इन्वेस्टिंग कैटेगरी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आएगा इन्वेस्टमेंट इनकम। फिर आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी जिसको आपने इस साल डिस्पोज ऑफ किया था, उसके अंदर 2,200 का कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है। फिर आपके पास करंट टैक्स के नाम के ऊपर 2,100 लिख के दिया हुआ है। कोई मुझे बता सकता है ये करंट टैक्स के नाम के ऊपर जो 2,100 लिख के दिया हुआ है ये क्या है? व्हाट इज दिस 2,100 करंट टैक्स? अहमद कहते हैं सर ये इस साल का अंडर प्रोविजन है, लाजिम तौर के ऊपर। देखिए मैंने आपको हजारों मर्तबा बताया है, ये लाइन अपने पास ना मेरी बेंच मार्क के लिख के रख लो, बल्कि मैं तो बोलूंगा एक मोटा मार्कर लो और अपनी दीवारों के ऊपर लिख दो ये बातें। हाँ, इस साल का टैक्स कभी भी इस साल पे नहीं हो सकता। इस साल का टैक्स इस साल पे ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक अकाउंट्स नहीं बन जाते, प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट हो जाता, तो टैक्स कैलकुलेट नहीं हो सकता, एंड देयरफॉर आप गवर्नमेंट को पे भी नहीं कर सकते। तो कॉमन सेंस की बात है, इस साल का टैक्स इस साल पे नहीं हो सकता। ट्रायल बैलेंस के अंदर हर पेड या फिर एडजस्टेड चीज आती है। तो एक पेड टैक्स आपके दिमाग में आया हुआ है, एक पेड टैक्स आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर आया हुआ है, ये इस साल का हो ही नहीं सकता।
तो फिर किस साल का होगा? इससे पिछले साल का होगा। यानी ये पिछले साल का करंट टैक्स का बैलेंस आपको लिख के दिया हुआ है। और अगर पिछले साल का करंट टैक्स का बैलेंस आपको लिख के दिया हुआ है, तो मैंने आपको आईएएस 12 के पहले लेक्चर के अंदर समझाया था कि पिछले साल के टैक्स को जब सेटल करने जाते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि हमने अंडर प्रोवाइड किया हुआ होता है, कभी ऐसा होता है कि हमने ओवर प्रोवाइड किया हुआ होता है। अंडर प्रोवाइड करने का मतलब हमने पिछले साल कम एक्सपेंस रिपोर्ट किया था, तो आज ज्यादा करना पड़ेगा। ओवर प्रोवाइड करने का मतलब हमने पिछले साल ओवर प्रोवाइड किया था, यानी ओवर एक्सपेंस रिपोर्ट किया था, तो इस साल एक्सपेंस कम करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट लेना पड़ेगा। अगर अंडर प्रोविजन होता है तो उसका डेबिट साइड पे बैलेंस एग्जामिनर लिख के देता है, अगर ओवर प्रोविजन होता है तो उसका क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिख के देता है। हेंस ये डेबिट साइड का बैलेंस है, तो इसका मतलब ये अंडर प्रोविजन है। ये एक एडिशनल एक्सपेंस है जो कि हमें इस साल चार्ज करना पड़ेगा। रिलेट पिछले साल से करता है, लेकिन क्योंकि अंडर प्रोवाइड किया हुआ था पिछले साल, कम एक्सपेंस रिपोर्ट किया हुआ था पिछले साल, तो इस साल उसका बैलेंस रिपोर्ट कर देंगे। क्लियर होती है बात? ये सब लोग ओके लिख दें जरा, सब लोग ओके लिख दें। नॉट ओके की मैं ऑप्शन ही नहीं दे रहा, सब लोग ओके लिख दें। वेरी गुड बेटा, आगे आ जाए जरा। एग्जामिनर ने बेटा इसके बाद आपको लिख के दी है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की कॉस्ट है बेटा 1 अक्टूबर 20W7 के अंदर ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, 63,000 की थी। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इसके ऊपर साल के शुरू तक की गिवन है 8,000 की। अच्छा, अब ये कॉमन सेंस की बात है। वैसे तो दुनिया में सबसे महंगा और सबसे नायाब अगर कोई चीज है तो वो कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी हम अज्यूम करते हैं, प्रिज्यूम करते हैं कि आपके पास वो मौजूद होगा। और मैं एक बात कहने जा रहा हूं, आई होप कि आपको समझ में आएगी। एग्जामिनर ट्रायल बैलेंस देता है, उसके अंदर तुम्हें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का मतलब होता है आज तक की जमा की हुई डिप्रिसिएशन। आज तक की जमा की हुई डिप्रिसिएशन लिख के देता है 8,000, लेकिन लिख के देता है ये आज तक की साल की शुरू की डिप्रिसिएशन है। यानी साल के शुरू के ऊपर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आ रही है 8,000। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। अगर एग्जामिनर कह रहा है कि साल के शुरू तक की एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में तुम लोगों को 8,000 बता रहा हूं, तो इसका मतलब एग्जामिनर ने इस साल की डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की हुई। इस साल की डिप्रिसिएशन एग्जामिनर ने कैलकुलेट नहीं की हुई। सर आपको कैसे पता? अबे अल्लाह के बंदो, कॉमन सेंस की बात है ना भाई, कॉमन सेंस है। वो कह रहा है आज तक की डिप्रिसिएशन मेरे पास साल के शुरू तक का हिसाब मौजूद है। भाई साल के शुरू तक का हिसाब मौजूद है ना, इसका मतलब इस साल का हिसाब नहीं किया हुआ। इस साल का हिसाब क्यों नहीं किया हुआ होगा? क्योंकि डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की होगी। तो अब एग्जामिनर को मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि आने वाले नोट्स के अंदर एक एडजस्टमेंट आएगी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के ऊपर। मेरा बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए, ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को देख के उसके दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब इस साल की डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हुई हुई है। क्लियर होती है सबको ये बात? अपर चैम्बर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? आगे आ जाए। प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई है 42,200 की। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन फिर से साल के शुरू तक की दी हुई है 19,700 की। फिर एक इंटेंजिबल एसेट ब्रांड दिया हुआ है, इसकी कॉस्ट है 30,000 की, और इसकी आज तक की एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 9,000 तक की है। क्लियर? इसके बाद हम बढ़ते हैं, तो एग्जामिनर ने हमको फाइनेंशियल एसेट्स की इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं। हमने कहीं ना कहीं पैसा लगाया हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बनती है 26,500। ये कॉमन सेंस की बात है कि आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई होगी, तभी तो ऊपर कहीं ना कहीं आपके पास इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही थी। इन्वेस्ट करोगे तो ही इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी ना, वरना कैसे आएगी? कॉमन सेंस। इन्वेंट्रीज आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के काम आएंगी। 38,000 की रिसीबल्स हैं 44,500 के। बैंक बैलेंसेस हैं आपके पास 8,000 के। ट्रेड पेबल्स आपके पास हैं 42,900 के। इक्विटी शेयर्स आपको दिए हुए हैं 20 सेंट्स ईच के 50,000। क्या बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने? याद करो, क्या बोला था? जब भी कभी सवाल में तुम शेयर कैपिटल देखो और पार वैल्यू देखो, तो ना चाहते हुए भी तुम क्या किया करोगे? तुम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लिया करोगे। अब एग्जामिनर बोले या ना बोले, तुम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के रख लो। 50,000 का शेयर कैपिटल है, पार वैल्यू 20 सेंट्स है, तो 0.2 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? 250,000। तो हमारे पास 250,000 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स है। किसी अल्लाह के बंदे ने 50,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 20 सेंट से। वेरी गुड, इंशाल्लाह नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो ही जाएगा। शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाइड बाय नहीं होता। क्लियर हो गई बात? डन।
आगे चलें भाई। तो ओके जी, आगे आते हैं। इसके बाद एग्जामिनर ने आपको इक्विटी ऑप्शन दिया हुआ है, 2000 का इक्विटी ऑप्शन है आपके पास। कुछ अदर रिजर्व्स हैं जिससे रिलेटेड नोट नंबर 4 है, वो कह रहे हैं 5000 का है। 5% कन्वर्टेबल लोन नोट्स हैं, 18,440 इनकी वैल्यू बनती है। साल के शुरू की रिटेन अर्निंग्स एग्जामिनर ने लिख के दी है 26060 की। और डेफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस, डेफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 5400। अच्छा मुझे सब लोग बताओ, अभी चेक हो जाएगा, ये 5400 का जो बैलेंस गिवन है डेफर टैक्स एसेट है या डेफर टैक्स लाइबिलिटी है ओपनिंग बैलेंस, है ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस डेफर टैक्स एसेट है या डेफर टैक्स लाइबिलिटी है? आपको कैसे पता ये लाइबिलिटी है? कैसे पता ये लाइबिलिटी है? सर कॉमन सेंस, सर कॉमन सेंस की बात है सर। सर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है ना, तो लाइबिलिटी का ही क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता है। अगर एसेट होता तो डेबिट साइड पे बैलेंस आता। क्या बात है आपकी, कॉमन सेंस इस्तेमाल किया आपने, वेरी नाइस। चले जी, अब 5,70,000 के ऊपर ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो गया, हमारा काम यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। हमने करना क्या है कि तकरीबन 6 एडजस्टमेंट्स हैं आपके पास। इन 6 एडजस्टमेंट्स को एक एक करके पढ़ना है, इनकी वर्किंग करती जानी है, और एंड में आके पीएनएल और बैलेंस शीट बना के इख्तिताम मार देना है। क्लियर? आप सब लोगों ने मेक श्योर ये करना है कि आप सब लोग जो है ना मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे होंगे। अगर इधर उधर उनके मैसेज की वजह से हो गए या तुम्हारा दिमाग उनके ऊपर चला गया, मसला ये होगा कि तुम बोलोगे कि सर आप रिपीट करें। मुझसे रिपीट कराने से बहुत बेहतर है कि आप उनसे बोल दें कि आप रिपीट करें। वहां आपकी हिम्मत होती नहीं है, मेरे से आप लोग की हिम्मत हो जाती है। रिपीट नहीं करूंगा भाई मैं, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर करना है मेरी बात को गौर से सुने। नोट नंबर 1 जी, नोट नंबर 1 के अंदर एग्जामिनर कह रहा है सैंडाउन कंपनीज रेवेन्यू इंक्लूड्स। बोले तो ये सैंडाउन कंपनी है, इसका एक रेवेन्यू दिया हुआ है आपको सवाल के अंदर 3,80,000 का। कह रहे हैं इस 3,80,000 के अंदर कुछ शामिल है, इंक्लूड्स, कुछ शामिल है। क्या शामिल है भाई? एग्जामिनर कहता है सैंडाउन कंपनीज रेवेन्यू इंक्लूड्स $16 million, यानी 16,000 फॉर गुड्स सोल्ड टू पेंडिंग ऑन 1 अक्टूबर 2025। साल के पहले दिन पेंडिंग कंपनी को, नाम ही पेंडिंग है इसका, पेंडिंग कंपनी को $16 million की गुड सेल की गई। बहुत अच्छा काम किया आपने। The terms of the sale are that Sandown Company will incur ongoing service and support cost of $1.2 million per annum for 3 years after the sale. Sandown Company normally makes a gross profit of 40% on such servicing and support work. Please ignore the time value of money as if कि आप कंसिडर करने वाले थे। एग्जामिनर का परसेप्शन आपके बारे में देखें। एग्जामिनर ने लिख के दिया कि भाई प्लीज प्लीज टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ना करना, एज इफ कि आप करने वाले थे। आपको तो समझ में ही नहीं आया हो क्या रहा है, आप कौन सा कोई करने वाले थे। लेकिन एग्जामिनर बेचारा मासूम आदमी को कह रहा है यार बता ही देता हूँ, आपको टाइम है। आप बोल रहे क्या नहीं कंसिडर करना, एक तो मेरे दिमाग में भी नहीं था। होता है ना, एग्जामिनर का परसेप्शन आपके बारे में बिल्कुल कुछ और है। खैर, अब भाई सीन है क्या? भाई सीन ये है कि सैंडाउन कंपनी का पेंडिंग कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ $16 million का। इस $16 million के कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में सैंडाउन कंपनी ने कुछ गुड्स प्रोवाइड की पेंडिंग कंपनी को, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि हम आपको 3 साल की सपोर्ट एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? 1 अक्टूबर 2025 को सैंडाउन कंपनी ने पेंडिंग कंपनी को $16 million की गुड्स बेची, और लेट्स से पैसे भी ले लिए उनसे, लेट्स से क्या ले लिए पैसे उनसे, ठीक। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि गुड्स के साथ साथ हम आपको 3 साल की सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। अब तो मुझे एक बात बताओ, इस कहानी के अंदर, इस ट्रांजैक्शन के अंदर बातें कितनी हैं? 2 बातें हैं। सामने वाली को एक तो हमने गुड्स प्रोवाइड की, और साथ साथ क्या बोला, 3 साल की सर्विसेज भी देंगे। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर, इस कहानी के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है, तो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है?
एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? आपको आईएफआरएस 15 का स्टेप्स याद है ना? पहला स्टेप कहता था आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सैंडाउन कंपनी एंड पेंडिंग कंपनी, बाजार तौर के ऊपर नजर आ रहा है। दूसरा स्टेप ये कहता था आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। तो मेरा सवाल है ना, इस ट्रांजैक्शन के अंदर हम सैंडाउन कंपनी ने पेंडिंग कंपनी से कितने वादे किए हुए हैं, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन क्वेश्चन है, एक या दो? एक या दो? सर एक है या दो है? सर एक काम करते हैं, पुगम करते हैं, ऐसे पता लगेगा। मतलब मैंने देखा बहुत सारे लोग ना तुक्के मार रहे हैं, सर एक कर, सर एक, सर दो। भाई आपसे आपकी राय थोड़ी पूछ रहा हूँ, स्टैंडर्ड पूछ रहा हूँ भाई। आईएफआरएस 15 कहता था कि जब भी तुम्हारे सामने कोई कॉन्ट्रैक्ट आए, जब भी तुम्हारे सामने कोई ट्रांजैक्शन आए, तो उसके अंदर तुमने आइडेंटिफाई करनी है कि जिम्मेदारियां कितनी है। जिम्मेदारियां कैसे आइडेंटिफाई की जाती है? हर वो चीज जो कि सेपरेटली सेल की जा सकती हो और सेपरेटली उसको हासिल किया जा सकता हो, वो कोई भी ऐसी चीज जिसको कंपनी सेपरेटली प्रोवाइड कर सकती हो और सामने वाला जिसको सेपरेटली हासिल कर सकता हो, हर वो चीज एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। गुड्स नॉर्मली होती ही सेपरेट है, यानी उनको सेपरेटली बेचा जा सकता है, सेपरेटली हासिल किया जा सकता है। जहां तक रही 3 साल की सपोर्ट सर्विसेज, तो एग्जामिनर ने लिख के दिया हुआ था द टर्म्स ऑफ द सेल आर दैट सैंडाउन कंपनी विल इनकर ऑनगोइंग सर्विस एंड सपोर्ट कॉस्ट ऑफ $1.2 million फॉर 3 years आफ्टर द सेल। Sandown company normally makes a gross profit of 40% on such servicing and support work। कह रहे हैं सैंडाउन कंपनी नॉर्मल हालात के अंदर हम जब भी किसी को सपोर्ट या सर्विसिंग वर्क प्रोवाइड करते हैं तो 40% मुनाफा कमाते हैं। इसका मतलब सपोर्ट सर्विसेज एक ऐसी टाइप की सर्विसेज हैं जिनको सेपरेटली प्रोवाइड भी किया जाता है और जिनको सेपरेटली हासिल भी किया जाता है। तो ये जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, क्या ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं है? मुझे बताएं। सपोर्ट सर्विसेज को नॉर्मली सैंडाउन अलग से प्रोवाइड भी करता है, अलग से सामने वाले लोग हासिल भी करते हैं। क्या ये सेपरेट सर्विसेज हैं या नहीं है? भाई बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। आप सामने वाले को आपने एक $16 million की उसके साथ ट्रांजैक्शन करी, उसको कुछ गुड्स दी, जो गुड्स दी वो तो चलो सही है, दी थी। साथ साथ 3 साल की सपोर्ट सर्विसेज का वादा भी दे दिया उसको। और ये 3 साल की सपोर्ट सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जिनको आप नॉर्मल हालात के अंदर 40% रख के नॉर्मली भी बेचते हैं। तो इसका मतलब ये एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आईएफआरएस 15 के अंदर ट्रांजैक्शंस के रेवेन्यू रिपोर्ट नहीं होते, बल्कि आईएफआरएस 15 के अंदर जिम्मेदारियों के रेवेन्यू रिपोर्ट होते हैं। अब सच बात ये हो गई, अगर यहाँ पे मैं वर्किंग नंबर 1 लिख दूं, सच बात ये हो गई कि भाई इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो कि 16,000 की ट्रांजैक्शन है, देयर आर टू परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ठीक है? एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? गुड्स डिलीवरी। अच्छा, जो गुड्स की डिलीवरी थी ना, दैट ऑलरेडी हैपेंड ऑन 1 अक्टूबर दैट ऑलरेडी हैपेंड ऑन 1 अक्टूबर इसके रेवेन्यू रिकग्निशन में हमारे को कोई मसला नहीं है। सेकंड, जो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इसके अंदर नजर आती है, वो 3 इयर्स सपोर्ट सर्विसेज की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नजर आती है। बस याद ही रखना कि 3 ईयर की जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, 3 साल की जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, ये 3 साल की सपोर्ट सर्विसेज हैं। देखो, आईएफआरएस 15 के अंदर, आईएफआरएस बिल्कुल एक्सेलेंट अरसलान, आईएफआरएस 15 के अंदर रेवेन्यू तब रिकग्नाइज होता है जब जिम्मेदारी सेटिस्फाई हो जाए। देखो, गुड्स से रिलेटेड जिम्मेदारी तो तभी सेटिस्फाई हो जाएगी ना जब 1 अक्टूबर को आपने सामने वाले के हाथ में गुड्स रखी, आपकी जिम्मेदारी खत्म, गुड्स आपकी हुई भाई, कंट्रोल ट्रांसफर्ड। लेकिन देखो, 3 साल की सपोर्ट सर्विसेज की जिम्मेदारी 3 साल में ही सेटिस्फाई हो सकती है, एकदम से सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इसका मतलब ये जो 3 ईयर सपोर्ट सर्विसेज हैं, इसका रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा पॉइंट ओवर टाइम, ओवर 3 ईयर्स। बात समझ में आती नहीं आती आप लोगों को? ये पॉइंट ओवर टाइम रिकग्नाइज होना चाहिए। अच्छा, अच्छा पहले मुझे सब लोग बताएं, गुड्स की डिलीवरी का रेवेन्यू फॉरेन और सपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड रेवेन्यू को 3 साल में रिकग्नाइज होना चाहिए। क्या इस स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं? जल्दी से बता दें, ओके नॉट ओके लिख दें। जो भी नॉट ओके लिखना चाहे वो आराम से लिख सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर नहीं समझ में आ रहा, क्लास एग्जिट करें, जाए।
मुझे बताएं, सबको बात समझ में आती है? ओके लिख दें। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, क्लास छोड़ के चले जाए आप। इतनी सिंपल बात है भाई ये। आपको लिख के ही नहीं दिखा रहा ना, आप चले बोल रहे हैं भाई क्या हो गया। यार, इससे ज्यादा कॉमन सेंस की बात ना हो नहीं सकती कि 3 साल की सपोर्ट सर्विसेज का रेवेन्यू 3 साल में ही रिकग्नाइज हो सकता है। 3 साल वाली जिम्मेदारी 3 साल में ही सेटिस्फाई हो सकती है। 3 साल वाली जिम्मेदारी 3 साल में ही सेटिस्फाई हो सकती है। क्लियर? तो इसका रेवेन्यू 3 साल के ऊपर बुक होना चाहिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। नोट नंबर 1 में देखिए प्रॉब्लम क्या है। एग्जामिनर कह रहा है $16,000 का रेवेन्यू, $16,000 का रेवेन्यू तुम्हारे 3,80,000 में शामिल है। 16,000 का रेवेन्यू तुम्हारे 3,80,000 में शामिल है। इसका मतलब पूरा 16,000 3,80,000 में शामिल है, इसका मतलब पूरा रेवेन्यू रिकग्नाइज हो चुका है। लेकिन कह रहे हैं इस 16,000 में हमने दो वादे किए थे कस्टमर को, एक गुड्स का वादा किया था और एक सर्विस का वादा किया था। टेक्निकली एग्जामिनर कह रहे हैं ये जो गुड्स और सर्विसेज दोनों मिला के जो 16,000 बनता था, ये पूरा 16,000 मैंने रेवेन्यू में रिकग्नाइज कर दिया है। तुम सब लोग बता दो क्या सही किया है या गलत किया है। सर जल्दी बताओ, तुम लोग सही किया है या गलत किया है, हाँ या ना? गलत किया है भाई। कॉमन सेंस की बात है भाई, आप पूरा रेवेन्यू एकदम से रिकग्नाइज नहीं कर सकते। जब तक आपने अपनी जिम्मेदारी सेटिस्फाई नहीं की तो आप रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकते। गलत है ये। अच्छा, इसके अंदर गलती क्या है? मैं आपको ये बोलूंगा इसमें गलती ये है कि देखो, जो गुड्स से रिलेटेड रेवेन्यू था ना, जो 1 अक्टूबर X5 को आपने गुड्स ट्रांसफर करी, उसका रेवेन्यू करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर 2006 तक 3 सालों में से 1 साल गुजर चुका है। 1 अक्टूबर X5 से लेके 30 सितंबर 2006 तक 3 सालों में से 1 साल गुजर चुका है। तो अगर 1 साल का रेवेन्यू आपने उसमें से रिकग्नाइज कर लिया तो वो भी ठीक है। जो दो आने वाले साल हैं उनका रेवेन्यू अभी रिकग्नाइज नहीं किया जा सकता। वो अनअर्न्ड इनकम है। उसको आप अभी रिकग्नाइज नहीं कर सकते। आने वाले 2 सालों का रेवेन्यू सपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड आप रिकग्नाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। 1 साल की सपोर्ट सर्विसेज रिकग्नाइज हो सकती हैं और गुड्स का रेवेन्यू रिकग्नाइज हो सकता है। आने वाले 2 सालों की सपोर्ट सर्विसेज का रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं हो सकता। क्लियर? तो हम ये बोलेंगे, देयर फॉर रेवेन्यू फ्रॉम सपोर्ट सर्विसेज ऑफ नेक्स्ट 2 years इज अनअर्न्ड। आपके लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ये सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं। इज अनअर्न्ड एंड शुड बी रिवर्स्ड। ठीक है जी। क्लियर है, ये रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, अब सपोर्ट सर्विसेज का रेवेन्यू कितना बनता है? एग्जामिनर कह रहा है ये जो सपोर्ट सर्विसेज होती है ना, इनके ऊपर कॉस्ट इनकर होती है $1.2 million पर एनम। द सपोर्ट कॉस्ट, ये ऑनगोइंग सर्विस एंड सपोर्ट कॉस्ट जो होती है, इसकी सालाना कॉस्ट है $1.2 million पर एनम। तो जरा सुनो, सपोर्ट सर्विसेज कॉस्ट कितनी है? 1200 पर एनम। 1200 पर एनम। हम 2 साल की रेवेन्यू को रिवर्स करने की बात कर रहे हैं। 2 साल के रेवेन्यू को रिवर्स करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 2 सालों में $1,200 इंटू 4, $1,200 इंटू 4, 2,400 की कॉस्ट आएगी। बोले हाँ या ना। डन। लेकिन देखो बेटा, ये कॉस्ट वैल्यू है, ये हमारा अपना खर्चा होगा। ये हमारा अपना खर्चा होगा। ठीक है ना, मैंने 4 कर दिया था गलती से, सही कर दिया उसको। 2,400 का अपना खर्चा होगा। हमने रेवेन्यू रिकग्नाइज किया हुआ है, हमें रेवेन्यू रिवर्स करना है। तो रेवेन्यू किस तरह निकलेगा भाई? एग्जामिनर ने लिख के दिया हुआ था, नॉर्मली सैंड डाउन कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट 40% का चार्ज करती है। आपको याद है ना, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेस के ऊपर होनी चाहिए। नॉर्मल हालात के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना चार्ज करते हैं आप लोग? 40% का।
तो अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसी सर्विसेज जिनकी 2 सालों के ऊपर कॉस्ट आती है जिनके ऊपर 2400, ऐसी सर्विसेज जिनकी 2 सालों के ऊपर कॉस्ट 2400 आती है, ऐसी सर्विसेज की सेल्स वैल्यू क्या होगी? क्या आप बता सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ऐसी सर्विसेज जिनकी कॉस्ट 2400 है, तो उनकी सेल्स वैल्यू क्या होती होगी? किसी ने बोला सर सेल्स वैल्यू उसकी 1920 रुपए होती होगी। अबे कैसे हो सकता है? अबे सोचो ना, अल्लाह के वली। रेवेन्यू वैल्यू कॉस्ट वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए ना, कम कैसे हो सकती है? ऐसी सर्विसेज जिनकी कॉस्ट 2400 आती है और उनके ऊपर आप 40% प्रॉफिट रखते हैं, तो उनकी वैल्यू 1920 कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती ना भाई। तो बड़ा आसान है, हम अपना दिमाग इस्तेमाल इतना नहीं करते। अगर प्रॉफिट वैल्यू 40 है तो कॉस्ट वैल्यू 60 होगी। हम्म। तो मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें। ऐसा ही है। ठीक है ना भाई, अगर 40% प्रॉफिट है तो इसका मतलब 60% कॉस्ट होती होगी। तो डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। ओके। तो सेल्स वैल्यू होनी चाहिए 4000। मुझे बताइए जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सब लोग ओके कर दें बेटा। डन डस्टेड, क्लियर बात है। हम्म। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनाएंगे हम? रेवेन्यू को रिवर्स कर देंगे, यानी डेबिट कर देंगे 4000 से, और एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम को, हाँ, क्रेडिट कर देंगे 4000 से। डन। एग्जाम के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अकाउंटिंग एंट्रीज बनाए बगैर आपको लगता है कि आप सवाल को सही कर देंगे और सही जगह पे जाके क्लासिफाई कर देंगे, तो जैसे चाहे कर लीजिएगा। एग्जाम के अंदर एंट्रीज बनाने के ना कोई मार्क्स हैं और ना बनाने के कोई पैसे भी नहीं कटने वाले। क्लियर होती है बात ये? डन। मुझे बताएं, क्लियर है? ओके कर दें जरा सब लोग जल्दी से। बड़ा सिंपल है। वो कह रहा था सैंडाउन कंपनी नॉर्मली मेक्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन सच सर्विसिंग एंड सपोर्ट वर्क। भाई सवाल ये आया है, उन्होंने बोला सर आपको कैसे पता चला ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, मार्कअप नहीं है? देखो, अगर मार्कअप होता ना तो एग्जामिनर ऐसे लिखता कि सैंडाउन कंपनी नॉर्मली मेक्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन सच कॉस्ट, ऑन सच कॉस्ट। हाँ। तो अगर कॉस्ट वाली चीज होती तो एग्जामिनर लिख के देता ऑन कॉस्ट। बाकी सब तो नॉर्मल तो चीज मार्जिन ही है। समझ गया अहमद? अहमद क्लियर है? समझ गए? तो मार्कअप होता ना तो लिख के देता कि भाई कॉस्ट के ऊपर रखते हैं। वो कहते हैं इस काम के ऊपर हम 40% कमाते हैं। तो काम के ऊपर 40% कमाने का मतलब क्या हुआ? जितनी की चीज बेचते हैं उसके अंदर 40% हमारा प्रॉफिट होता है, यानी मार्जिन की बात कर रहा है। क्लियर? आगे आ जाते हैं जी। नोट नंबर 2। एग्जामिनर कह रहे हैं जी जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब शामिल। एग्जामिनर कह रहा है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं हमारे 50,500 के, और इस 50,500 के अंदर कुछ शामिल है। क्या कहते हैं? जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 4.8 सेंट्स पर शेयर पेड ड्यूरिंग द ईयर। कह रहे हैं इस साल के दौरान, ये वर्किंग नंबर 2 है हमारे लिए, ये इस साल के दौरान हमने कुछ डिविडेंड पे किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमने वो डिविडेंड अपने जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया। सही किया है गलत किया है? सही किया है गलत किया है? बताएं आप मुझे। डिविडेंड पे किया और अपने खर्चों के अंदर डाल दिया। गलत। सर इक्विटी होल्डर को जो डिविडेंड पे किया जाता है वो एक अप्रोप्रिएशन है और वो हमेशा रिटेन अर्निंग से पे किया जाता है, वो कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाता। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपने पास रखें नंबर ऑफ शेयर्स। याद है हमने नंबर ऑफ शेयर्स पास्ट में ऑलरेडी निकाल लिए हुए थे। अच्छा, स्प्रेडशीट के अंदर लिंक करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आप इज इक्वल्स टू दबाएं और एरो कीज चलाएं। ये देख रहे हैं आप एरो कीज? ओए होए ओए होए। हाँ। ऊपर नीचे आगे पीछे करें, इसको कहाँ लेके जाएं? जो सेल आपको चाहिए, जहां पे आपकी रेलेवेंट वैल्यू है जो आपको चाहिए, वहां लेके जाएं और एंटर दबा दें। तो ये देख रहे हैं उठ के यहीं पे आ गया। और अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको सोर्स भी दिखा रहा है ये आप कहाँ से लेकर आए हो। तो स्प्रेडशीट के कुछ फायदे होते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 2.5 लाख है, और अगर आप चेक करिए तो आपका डिविडेंड पर शेयर कितना दिया था उन्होंने? डिविडेंड पर शेयर कितना था? 4.8 सेंट्स पर शेयर, यानी 0.048। हम्म। तो टोटल डिविडेंड कितना बना भाई? 250,000 इंटू 0.048, ये बन गया 12,000। करेक्शन एंट्री वैसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिल चाहे
तो आप बना लें। इसकी एंट्री बननी चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट होंगी, ये पैसा निकलेगा रिटेन अर्निंग्स में से, और क्रेडिट कर दूंगा एडमिन एक्सपेंसेस। मेरे एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर डिविडेंड पेमेंट्स को एज एन एक्सपेंस शामिल किया हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं अपने एक्सपेंसेस को कम कर दूंगा 12,000 से। क्लियर होती है बात? ये मुझे बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके लिख दे जरा सब लोग जल्दी से, जल्दी लिख दीजिए प्लीज। वेरी नाइस, आगे बढ़ जाते हैं। आ जाए जरा नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 के अंदर एग्जामिनर कह रहा है द 5% कन्वर्टेबल लोन नोट्स वॉज इशूड फॉर प्रोसीड्स ऑफ $20 million ऑन 1 अक्टूबर 20x4। कन्वर्टेबल लोन नोट्स याद है किसी को क्या थे? व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टेबल लोन नोट्स? कन्वर्टेबल लोन नोट्स कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आईएस 32, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर डेट का कंपोनेंट भी हो और इक्विटी का कंपोनेंट भी हो। नाम से जाहिर है ना, कंपाउंड, कंपाउंड कहते हैं किसी चीज के मिलाप को। तो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर डेट का कंपोनेंट भी हो और इक्विटी का कंपोनेंट भी हो। तो हमें आईएस 32 ने प्रेजेंटेशन ये सिखाई थी कि आप हमेशा डेट और इक्विटी कंपोनेंट को अलग अलग करते हैं, हमेशा आप डेट और इक्विटी कंपोनेंट को अलग अलग करते हैं। बात समझ में आ रही है? याद आ रही है आपको ये बात? और उसके लिए याद है हम लोग क्या किया करते थे कि हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकाला करते थे, उसको कंसिडरेशन से कंपेयर करते थे, डिफरेंशियल हमारे पास निकल कर आता था इक्विटी ऑप्शन। याद आ रही है आप लोगों को ये बात? याद आ रही है? डेट और इक्विटी कंपोनेंट अलग अलग निकाला जाता था, अलग निकाला जाता था। क्लियर? अच्छा, ये जो लोन नोट था ना, ये था 20 मिलियन का, लेकिन आप देखें यहां पे आपके पास शो कितने का हो रहा है? 18,440 का, 18,440 का। ऐसा क्यों? था ये 20 मिलियन का यानी 20,000 का, यहां पे नजर आ रहा है 18,440 का। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों ये कन्वर्टेबल लोन नोट एग्जामिनर कह रहा है मैंने 1 अक्टूबर 20x4 यानी 2 साल पहले इशू किया था। तो पिछले साल का जो अकाउंटेंट था, उस पिछले साल के अकाउंटेंट ने स्प्लिट अकाउंटिंग जो करनी थी, स्प्लिट अकाउंटिंग जो करनी थी वो कर ली हुई है। सर आपको कैसे पता कर ली हुई है? भाई ऊपर देखो ना, लिखा हुआ आ रहा है इक्विटी ऑप्शन, देखो ये लिखा हुआ 2000 का, ये लिखा हुआ। उसने पिछले सालों के अंदर इक्विटी ऑप्शन को अलग कर लिया हुआ था और डेट कंपोनेंट को अलग कर लिया हुआ था। ये नजर आ रहा है मुझको, ये नजर आ रहा है मुझको। यानी कन्वर्टेबल लोन नोट्स के अंदर आपको डेट कंपोनेंट इक्विटी कंपोनेंट को अलग अलग करना होता है। एग्जामिनर कह रहा है ये बहुत पुरानी बात है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ये बात ऑलरेडी कर चुका हूं। तो इसका मतलब मैंने स्प्लिट अकाउंटिंग नहीं करनी, मैंने स्प्लिट अकाउंटिंग नहीं करनी, वो काम ऑलरेडी हो चुका है। एक बार आपको याद है डेट कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट स्प्लिट हो जाए तो मैं क्या कहा करता था? अभी तो कहानी शुरू हुई है भाई। एक बार डेट कंपोनेंट अलग हो जाए, इक्विटी कंपोनेंट अलग हो जाए, तो डेट कंपोनेंट के ऊपर अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल अप्लाई किया जाता है। याद आ रही है आपको बात? डेट कंपोनेंट के ऊपर अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल अप्लाई किया जाता है। तो आप देखें एग्जामिनर ने आपको आगे नोट्स में लिख के भी दिया हुआ है, इट हैज एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% ड्यू टू वैल्यू ऑफ इट्स कन्वर्जन ऑप्शंस। आप देखें यहाँ पे 5% का रेट लिख के दिया हुआ है और इफेक्टिव रेट 8% का लिख के दिया हुआ है। अभी आपने इसके ऊपर मजीद काम करना है, आगे का काम करना है। क्या? जरा देखें, मैंने यहाँ पे लिखा वर्किंग नंबर 3, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूं कन्वर्टेबल लोन नोट्स, ठीक है जी? कन्वर्टेबल लोन नोट्स, मुझे डेट और इक्विटी का कंपोनेंट अलग अलग करना था, ये डेट और इक्विटी का कंपोनेंट अलग अलग हुआ हुआ है। अब डेट कंपोनेंट के ऊपर मैंने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना है। तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल में याद है ना, 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती थी, बोलो क्या? मान जाऊंगा अगर मुझे बता दो क्या। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात बताई। डेट, रेंटल्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डिक्रीज इन फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन और बैलेंस फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। भाई सब तालियां बजाएं अहमद के लिए। एक्सेलेंट भाई मोहम्मद भाई, वेरी गुड, एक्सेलेंट, परफेक्ट यार, तेरा टॉप आएगा नीचे से। खुद सोच क्या बोल रहा है, मतलब लोन नोट की बात चल रही है, तुम कह रहे हो सर डिक्रीज इन एफएलओ आएगा, डिक्रीज इन एफएलओ। एफएलओ का फुल फॉर्म तो याद कर भाई, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। भाई लीज थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हम जब रट्टे मारते हैं ना चीजों के, तो रट्टे मारने की वजह से हम भंड करते हैं। रट्टी नहीं, कॉमन सेंस, अकाउंटिंग इज ऑल कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से सीखो तो अपने आप को खुद बोलोगे भाई क्या बोल रहा हूं मैं।
फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन लीज में आएगी ना भाई, नाम में है फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, लोन नोट में कहां से आएगी? दो अलग अलग चीजें हैं भाई। हाँ, दिखती एक जैसी हैं तो कभी कभार ऐसा कंफ्यूजन हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकती, लेकिन अब तो एग्जाम के करीब है ना भाई, हम लोग अब ऐसी हरकतें नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं पूछ नहीं रहा था, खैर मैं आपसे पूछ ही रहा था, मुझे कुछ चार चीजें चाहिए, मुझे एक पार वैल्यू चाहिए, मुझे एक इशू वैल्यू चाहिए, मुझे एक कूपन रेट चाहिए, मेरे को एक इफेक्टिव रेट चाहिए। सही है, चार चीजें पहले चाहिए आपको, फिर टेबल शेबल बना लेंगे। टेबल लेवल आप सब लोग सही बता रहे, कोई गलत नहीं बता रहे, लेकिन पहले चार चीजें क्लियर कर लेते हैं ना। जिस लोन नोट की हम बात कर रहे हैं ना, इसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी पार वैल्यू, मुंह की वैल्यू है 20,000, लेकिन इसके अंदर से डेट की वैल्यू कितनी है जिसके लिए हमें अकाउंटिंग करनी है, जो हमारे लिए अभी फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अकाउंटिंग करने के लिए जो इशू वैल्यू है, वो आपके लिए कितनी है? 18,440। बाकी इक्विटी है। आप बोलेंगे ना सर 20,000 में से बाकी कहाँ गया, भाई बाकी इक्विटी ऑप्शन है, छोड़ दो उसको। तो अभी आपके लिए इशू वैल्यू कितनी है? 18,440। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सवाल में मुझे बताएं कूपन रेट कितना है? कूपन रेट याद है ना, मुंह का रेट, मुंह पे लिखा हुआ होता है, वो कितना है? वेरी गुड, 5%। इफेक्टिव रेट कितना है? 8%। एक्सेलेंट, डन हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, एक बार ये हो गया ना, तो उसके बाद आपने अब वर्किंग करना स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो अब आप कर लीजिए डेट, अमोर्टाइज कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। यहां पे आप लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड और अमोर्टाइज कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड। बताएं, बात समझ में आती है? अब आप लोग जो कह रहे थे वो यहां से अप्लाई हो जाएगा क्या? कहानी शुरू कब से होगी? 1 जनवरी, सॉरी अल्लाह अकबर, 1 अक्टूबर X5 से, ठीक है। 1 अक्टूबर X5 वाले दिन हमारी बुक्स में एक ओपनिंग बैलेंस कह लीजिए आ रहा है 18,440 का, ये आ रहा है मेरी बुक्स में बैलेंस, ठीक है। 18,440 का। इसके ऊपर इंटरेस्ट होना कितना चाहिए? इसके ऊपर इंटरेस्ट होना कितना चाहिए? कितना होना चाहिए, इस बात का ताल्लुक किस बात से है कि आपका इफेक्टिव रेट क्या है। तो 18,440 मल्टीप्लाइड बाय 8%, इतना इंटरेस्ट होना चाहिए है। यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होना चाहिए? 1475.2। क्लियर? सवाल ये है कि इंटरेस्ट पेड कितना होगा। तो कैन एनीवन टेल मी कि इंटरेस्ट पेड कितना होगा? सर इंटरेस्ट पेड का ताल्लुक हमेशा कूपन रेट से होता है, तो फिर आपको ये बात भी पता होगी कि कूपन रेट हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। कूपन रेट हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, तो इट शुड बी 1,000। तो इंटरेस्ट पेड कितना होगा? 1,000। और तुम देखो यही 1,000 एग्जामिनर ने ट्रायल बैलेंस के अंदर भी लिख के दिया हुआ था। अब अगर हम पढ़े लिखे ना होते तो हम इस 1,000 को ही एक्सपेंस मान लेते, लेकिन सवाल ये नहीं होता कि तुमने पे कितना किया है, सवाल ये होता है कि तुम्हें पे करना चाहिए कितना था। तुम्हें पे करना चाहिए था 1475, तुमने पे किया है 1,000, लेकिन एक्सपेंस में कितना रिपोर्ट होगा, पीएनएल में कितना रिपोर्ट होगा? 1475। क्लियर है ना? अच्छा, 1475 पे करना चाहिए था, पे किया है सिर्फ 1,000, यानी 475 पे नहीं किया। जो पे नहीं किया, क्या वो कभी भी पे नहीं करना होगा? जो पे नहीं किया, क्या वो कभी भी पे नहीं करना होगा? नहीं सर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एक ना एक दिन तो सामने वाले को उसके सारे के सारे पैसे लौटाने ही लौटाने होंगे। तो इसका मतलब आपके ऊपर अभी भी ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है। तो इसका मतलब आपका क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलना चाहिए? 18,440 प्लस 1475 माइनस इंटरेस्ट पेड, आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी 475 से बढ़ जाएगी, 1895 हो जाएगी। मुझे बताइए, बात समझ में आती है? दिस इज फॉर योर SOFP एंड दिस इज फॉर योर PNL। सब लोग मुझे बताएं ओके है? सब लोग कंफर्म करें भाई, एक आधा नहीं। हमें वेट कर रहा हूँ सबका, थैंक यू जी। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये हो गई अकाउंटिंग। ओके हो गया जी। होए होए। आ जाए जी नोट नंबर 4 के ऊपर। अच्छा, नोट नंबर 4 के ऊपर भाई जान लगेगी। नोट नंबर 4 पे जान लगेगी भाई। तो गौर से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। सब लोग जाना, थोड़ा सा हाथ बांध के बैठे, बिस्मिल्लाह पढ़े। हाथ बांध के बैठ जाए भाई जरा, ठीक है भाई, गौर से सुनिएगा, ठीक है ना।
थोड़ा सा आपके लिए नई ट्रांजैक्शन है, मुश्किल 0% मुश्किल है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है लेकिन नई है। मसला हमारी कौम का ये है कि जब भी कोई नई चीज़ देखते हैं ना तो डर जाते हैं, लेकिन ये इंसानी फितरत है। सही है ना? फ़ियर ऑफ अननोन होता है ना इंसान के अंदर, जो चीज़ इंसान ने कभी की भी नहीं होती उससे थोड़ा-सा डर लगता है। थोड़ी देर के लिए भावुक होगा लेकिन फिर आप नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे। तो कॉमन सेंस से करेंगे, अपने आप को स्मार्ट समझ के करेंगे, पढ़े-लिखे समझ के करेंगे, आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है? ज़रा सुनिए। एग्जामिनर कह रहा है द फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैव बीन क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बाय सैनडाउन कंपनी। आसान बात कह रहे हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं भाई ये जो फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट्स आ रही है ना 26,500 की नजर तुमको, ये जो नजर आ रहा है ना कि हमने $26,500 की इन्वेस्टमेंट्स मारी हुई हैं, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं ये हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, हमने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। आपको याद आया? सर आपने बताया था आईएफआरएस 9 के अंदर अगर आपकी कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद ले तो या तो उसको क्लासिफाई करेगी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर या तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर। एग्जामिनर कह रहे हैं जी हमने क्लासिफाई कहाँ किया हुआ है? फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। क्या मतलब? फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मॉडल ये कहता है कि आप हमेशा अपने इस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को या इक्विटी इन्वेस्टमेंट को मार्क टू मार्केट किया करेंगे। मार्क टू मार्केट करने के नतीजे में जो भी फेयर वैल्यू गेन या फिर फेयर वैल्यू लॉस आया करेगा उसको ओसीआई में लेके जाया करेंगे। हाँ, अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो उसको कैपिटलाइज कर दिया करेंगे। अच्छा ये बात को याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है और आप इसको मार्क टू मार्केट करते हैं तो जो भी गेन या लॉस होगा वो ओसीआई में जाएगा और ओसीआई के बाद इक्विटी में पड़ा रहेगा। जैसे यहां पे तुम देखो अदर रिजर्व के अंदर पड़ा रहेगा और ऑन डिस्पोजल जितना भी ओसीआई का बैलेंस होगा वो रिटेन अर्निंग के अंदर रिक्लासिफाई होगा, पीएनएल के अंदर नहीं रिक्लासिफाई होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो भी गेन या लॉस होगा वो पहले ओसीआई में जाएगा। अगर आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वो डिस्पोज ऑफ कर दिए तो ओसीआई का बैलेंस रिटेन अर्निंग के अंदर रियलाइज हो जाएगा, रिटेन अर्निंग के अंदर रियलाइज हो जाएगा, रिटेन अर्निंग के अंदर रियलाइज हो जाएगा। ये सारे रूल्स हमने पढ़े थे आईएफआरएस 9 के अंदर। एग्जामिनर कहता है भाई ड्यूरिंग द ईयर सैनडाउन कंपनी सोल्ड एन इन्वेस्टमेंट फॉर इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 11 मिलियन। हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी, मतलब किसी एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे हमने। लेट्स से हमने शान फूड्स के शेयर्स खरीदे हुए थे। ठीक है, स्टॉक मार्केट में है नहीं वैसे, मैंने पता नहीं शान आप समझ लें, हमने भाई शान फूड्स के शेयर्स खरीदे हुए थे। तो आपने वो शेयर्स थे, आपने बहुत सारे शेयर्स खरीदे थे ना, था उसमें एक शेयर्स थे लेट्स से शान फूड्स के, आपने वो बेच दिए। ठीक है, कितने के बेचे भाई? उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर बेचे जो कि 11 मिलियन थी। एग्जामिनर कह रहे हैं एट द डेट ऑफ सेल इट वाज मेजर्ड एट इट्स कैरिंग अमाउंट एट 1 अक्टूबर X5 ऑफ 8.8 मिलियन। कह रहे हैं भाई बात सुनो, आपके पास हुआ है डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ रही है आपको? आपके पास हुआ है डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स पड़ी थी जिनकी कैरिंग वैल्यू थी 8,800 और आपने इनको बेच दिया है इनकी फेयर वैल्यू के ऊपर, जो फेयर वैल्यू जिस बेचने वाले दिन थी 11,000 की। यानी इसका मतलब आपके पास मुनाफा कितना हुआ होगा? 2,200 का। आपके पास गेन ऑन डिस्पोजल कितना हुआ होगा? 2,200 का। मानते हैं आप लोग इस बात को? मुझे बताएं, कोई मसला तो नहीं है? 8,800 वाली चीज 11,000 की बेच दी, इसका मतलब 2,200 रुपए का फायदा हुआ होगा। ये आपका गेन ऑन डिस्पोजल है। अगर आप नोट करें यही डिस्पोजल वैल्यू एग्जामिनर ने यहां भी लिख के दी हुई थी 2,200। ठीक है, ये डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि क्रेडिट साइड पे लिख के दिया हुआ था ना, ये बेसिकली गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है 2,200 का। ठीक है, अच्छा सवाल ये है कि ये 2,200 का जो डिस्पोजल गेन हुआ हमको, ये 2,200 का जो डिस्पोजल गेन हुआ हमको, इसकी अकाउंटिंग क्या की जाती है? लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, नोट्स बना देता हूं। अकॉर्डिंग टू IFRS 9, इफ एन इन्वेस्टमेंट इज carried at fair value through OCI model, then it should always be valued at fair value and any gain or loss
should be made in OCI, and any gain or loss should be made in OCI. Hence, this 2200 will be recognized as a fair value gain, in OCI. मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को। अच्छा देखिए, नॉर्मल हालात के अंदर आप लोग क्या समझते हैं कि नॉर्मल हालात के अंदर जब भी कोई गेन ऑन डिस्पोजल जैसी चीज होती है ना, तो उसको कहाँ क्लासिफाई किया जाता है? पीएनएल के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन आईएफआरएस 9 ना बड़ा क्लियर है अपने मामलात के अंदर। आईएफआरएस 9 कहता है कि देखो, हमने तुमको मॉडल क्या बताया था? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल। इस मॉडल का कहना क्या है कि जब भी आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को, जब भी आप अपनी शेयर्स की शक्ल देखें ना, तो इनको हमेशा फेयर वैल्यू पे देखिएगा। और जब भी आप अपने शेयर्स को फेयर वैल्यू पे देखा करेंगे, तो जो भी गेन या लॉस है वो ओसीआई में रिकग्नाइज होना चाहिए, पीएनएल में रिकग्नाइज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? ये बात याद रखिएगा। अगर आपके इक्विटी शेयर्स फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल के अंदर चले गए, तो फिर हमेशा जब भी इसको फेयर वैल्यू की नजर से देखोगे, तो जो भी गेन या लॉस होगा वो हमेशा ओसीआई में रिकग्नाइज होगा, कहीं और रिकग्नाइज नहीं हो सकता। तो आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स पड़ी थी जिनकी कैरिंग वैल्यू 8,800 थी। जिस दिन आप इनको बेचने गए, उस दिन इनकी वैल्यू चल रही थी मार्केट के अंदर 11,000। तो इनके ऊपर गेन नजर आ रहा था 2,200 का, जिस गेन को देखते हुए आपने अल्टीमेटली इनको बेच दिया होगा। ये जो गेन 2,200 का नजर आ रहा है, ये एक फेयर वैल्यू गेन है, और ये रिकग्नाइज कुछ भी कर लो ओसीआई के अंदर ही होगा। हाँ, इस गेन को देखने के बाद, इस गेन को समझने के बाद अल्टीमेटली तुमने बेच दिया होगा। बेचना इज अ सेपरेट स्टोरी। हम तुम्हें बेचने से रोक नहीं सकते, भाई तुम्हारी मर्जी है, जिस जो चाहे बेचो, जो चाहे खरीदो कंपनी। लेकिन अगर ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की इन्वेस्टमेंट थी, तो इसका जो भी फेयर वैल्यू गेन तुम्हें नजर आ रहा है, हाँ, चाहे बेचने वाले दिन ही नजर क्यों ना आ रहा हो, ये जाएगा ओसीआई के अंदर। ये जाएगा ओसीआई के अंदर। बात समझ में आती है? यानी ये जो 2,200 का गेन है ना, इसकी सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डेबिट करते 2,200 से, ठीक है, और ओसीआई को क्रेडिट करते 2,200 से। एक बार तुमने फेयर वैल्यू गेन ओसीआई में रिकग्नाइज कर लिया, एक बार तुमने फेयर वैल्यू गेन ओसीआई में रिकग्नाइज कर लिया, फिर बेच दो, इसको बेच दो। इसको बेचोगे तो क्या करोगे भाई, जरा सोचो। इसको बेचोगे तो क्या करोगे? अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? कैश आएगा तुम्हारी जेब में, कैश डेबिट करोगे 11,000 का, और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करोगे 11,000 का। तुम्हारा काम खत्म। लेकिन जो भी गेन आ रहा है ना, ये गेन आ रहा है, बेशक बेचने वाले दिन ही गेन क्यों ना नजर आए, ये जाना कहां पे है? ये ओसीआई के अंदर ही जाना है। बात समझ में आती है सब लोगों को? तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, और इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को आपने जब भी इसके ऊपर नजर डाली, बेशक बेचने वाले दिन ही क्यों ना डाल रहे हो, इसका जो भी मार्केट का गेन है, वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इन्वेस्टमेंट्स का हमेशा ओसीआई में ही जाता है। क्लियर होती है बात? ये इसको पीएनएल में ना लेके चले जाना, क्योंकि तुम्हें लगेगा ये गेन ऑन डिस्पोजल है, तुम्हें लगेगा ये गेन ऑन डिस्पोजल है। और आईएफआरएस 9 कहता है भाई, गेन ऑन डिस्पोजल क्या चीज है? तुमने मार्केट में देखा कि फेयर वैल्यू बढ़ी हुई है, तो इस फेयर वैल्यू को देख के तुमने बेचने का फैसला कर लिया। लेकिन है तो फेयर वैल्यू गेन ही ना, और मॉडल कह रहा है फेयर वैल्यू गेन सब कुछ ओसीआई में जाएगा, तो ओसीआई में ही लेके जाओ तुम। हम्म मुझे बताओ, बात समझ में आती है? तो पहली बात, एग्जामिनर ने लफ्ज ऐसे लिखे कि आपको लगे कि जैसे ये गेन ऑन डिस्पोजल है, लेकिन ये है फेयर वैल्यू गेन ही। इसको लेके आपने ओसीआई के अंदर ही जाना है। सब लोग मुझे बताएं, बात समझ में आती है? सब लोग मुझे बताएं, बात समझ में आती है? सब लोग क्लियर कर दें भाई। अच्छा भाई देखो, अब उसूल ये है, हम करेंगे ये थोड़ा सा टाइम अपना बचाने के लिए, कि अब जो जो हाँ नहीं बोलेगा ना, हाँ बोल दें या ना बोल दें, ना बोल देंगे मैं रिपीट कर दूंगा, हाँ बोल देंगे मैं ओके हो जाऊंगा, जो नहीं बोलेगा क्लास से बाहर। ठीक है? तो अब मैं एक एक करके जरा शुरू कर देता हूँ। अब्दुल बासित से शुरू कर लेते हैं, इन्होंने भी हाँ नहीं बोला, तो इसको क्लास से बाहर निकालना शुरू करते हैं भाई। नहीं, आप ना भी बोल सकते हैं, मना कुछ नहीं है, लेकिन बोले जरूर। सही ना था कि आई नीड टू नो दैट आप जिंदा हैं या नहीं है। अल्लाह को प्यारे हो गए तो वो भी पता लग जाना चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई ना, अभी तो असल कहानी शुरू हुई है, अभी तो समझना है नया चीज क्या है, वो समझना है। अभी तक तो सब नॉर्मल है।
दोबारा देख लेते हैं। नोट नंबर 4 में एग्जामिनर कह रहा है द फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस आर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर क्लासिफाइड अंडर एफवीओसीआई बाय सैनडाउन कंपनी। यहां तक तो क्लियर हो गया। ड्यूरिंग द ईयर सैनडाउन कंपनी सोल्ड एन इन्वेस्टमेंट फॉर इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 11,000। At the date of sale, it was measured at its carrying amount of 8,800। 8,800 वाली चीज 11,000 के अंदर गई, इसका मतलब 2,200 का उसके ऊपर गेन था, वो ओसीआई में रिकग्नाइज होना चाहिए। यहां तक तो हम समझ गए। लेकिन आगे एग्जामिनर कहता है इट हैड ओरिजिनली कॉस्ट $7 million। इट हैड ओरिजिनली कॉस्ट $7 million। अब ये बात तुम्हें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ये तुम्हारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार आया होगा गालिबन। सही पढ़ा हुआ है लेकिन कभी आया नहीं था सवाल में। जरा सुनो भाईजान। अगेन अकॉर्डिंग टू IFRS 9, on disposal the OCI balances, the OCI balances are realized into retained earnings, भाई आपके पास ना एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी जिसके ऊपर बार 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 कभी गेन कभी लॉस, कभी गेन कभी लॉस, कभी गेन कभी लॉस आता रहता था। वो सारा का सारा गेन या लॉस आप जमा करके रखते थे एक रिजर्व के अंदर। देखो कौन से रिजर्व के अंदर, ये लिखा हुआ भी है अदर रिजर्व। आप इसके अंदर ना जमा करके रखते थे और जमा होते होते 5,000 आ गया था, ये 2,200 और ऐड हो जाना था, यहाँ पे जाके जमा हो रहा था, जमा हो रहा था, जमा हो रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि आपने जिस इन्वेस्टमेंट का आप गेन इक्विटी में जमा करते जा रहे थे ना, जिस इन्वेस्टमेंट का आप गेन जमा करते जा रहे थे इक्विटी के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट ही आपने बेच दी। तो IFRS 9 क्या कहता था? ऑन डिस्पोजल, जब आपने बेच दी चीज, तो अब अगर चीज बेच दी है तो उसका OCI बैलेंस पड़ा हुआ नहीं रह सकता ना। भाई कॉमन सेंस से सोचो ना। मैं एक मिसाल देता हूं, तुम्हारे पास मोबाइल है, अगर कोई आया और तुम्हारा मोबाइल लेके गया, तो जब मोबाइल जाएगा तो मोबाइल के साथ साथ उसके अंदर की चीजें भी चली जाएंगी। हाँ, जब आपके पास से एक इन्वेस्टमेंट जाएगी तो उससे एसोसिएटेड जो भी चीज होगी वो भी साथ चली जाएगी। तो आप जरा सोचें, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट थी, वो आपने बेच दी। जब आपने वो इन्वेस्टमेंट बेच दी तो उसका आज तक का जो भी गेन आपने जमा करके रखा हुआ था अपने इक्विटी रिजर्व के अंदर, अब वो इक्विटी रिजर्व भी तो चला जाएगा। बेटा देखो, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब जाने वाला जाता है तो अपने साथ साथ अपनी अपने से एसोसिएटेड सारी चीजें भी तो लेके जाता है, छोड़ के थोड़ी जाता है। हम्म। तो जब जाने वाले जाएंगे तो अपने साथ सारी चीजें भी लेकर जाएंगे। तो आप सोचिए, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट थी, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट देखें, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 7,000। ये देखो 7 मिलियन लिख के दिया हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 7,000। और इस 7,000 वाली इन्वेस्टमेंट को आपने आज तक बार बार मार्क टू मार्केट किया होगा, फेयर वैल्यू गेन आया होगा, फेयर वैल्यू लॉस आया होगा, फेयर वैल्यू गेन आया होगा, फेयर वैल्यू लॉस आया होगा, फेयर वैल्यू गेन आया होगा, फेयर वैल्यू लॉस आया होगा। जिस दिन आप बेच रहे थे ना, उस दिन तक ये 7,000 की ओरिजिनल कॉस्ट वाली चीज 11,000 तक पहुंच चुकी थी। मानते हैं आप लोग इस बात को? ओरिजिनली 7,000 की थी, कभी बढ़ रही थी, कभी गिर रही थी, स्टॉक मार्केट ऊपर, स्टॉक मार्केट नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, करते 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 जिस दिन आपने बेचा उस दिन इसकी वैल्यू क्या थी? 11,000। और अब तक का जो भी गेन या लॉस था, यानी एज एट गेन ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, आज तक का गेन इसके ऊपर 4,000 का रिपोर्ट हो चुका होगा। बोलो मानते हो या नहीं मानते? आज तक का, आज तक का इसके ऊपर गेन 4,000 तक का रिपोर्ट हो चुका होगा। सब लोग मुझे बताओ, मानते हो नहीं मानते? आज तक की बात कर रहा हूं, मतलब कभी गेन आया होगा, कभी लॉस आया होगा, कभी मुनाफा, कभी नुकसान, को भी करते करते ओसीआई 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 आज तक 4,000 कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो चुके होंगे, एक इक्विटी के गुल्लक में जमा हो चुके होंगे। बल्कि एग्जामिनर ने ऊपर अदर रिजर्व के नाम से बताया हुआ भी था, इस गुल्लक में जमा होते जा रहे थे। अब जब इन्वेस्टमेंट ही चली गई, जब वो कंपनी के शान फूड्स के शेयर्स ही चले गए, तो जब शान फूड्स के शेयर्स ही चले गए, तो क्या उनका गेन अब मैं ओसीआई में संभाल के रख सकता हूं?
भाई पहले तो अनरियलाइज्ड गेन होता था ना, पहले तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थी, अनरियलाइज्ड गेन होता था। तो अब इस अनरियलाइज्ड गेन को हम संभाल के रखते थे अपनी इक्विटी रिजर्व के अंदर, संभाल के रखते, पीएनएल में जाने ही नहीं देते थे। हम कहते थे अभी ये शेयर्स बेचे नहीं है, इनके बैठे बैठे मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, इनको पीएनएल से बाहर रखो, अनरियलाइज्ड है ओसीआई में रखो। अब तो रियलाइज हो गया ना, अब तो बिक गए शेयर्स, तो जो भी मुनाफा आना था वो आ चुका, रियलाइज हो गया। तो आप क्या करेंगे भाई, आज तक का जो भी गेन आपके इक्विटी रिजर्व के अंदर पड़ा हुआ है उसको इक्विटी रिजर्व से निकाल के रियलाइज कर देंगे। और आईएफआरएस 9 कहता था दे आर रियलाइज्ड इनटू रिटेन अर्निंग्स, दे आर रियलाइज्ड इनटू रिटेन अर्निंग्स। तो क्या करेंगे भाई, हम अदर रिजर्व को डेबिट करेंगे। देखो इक्विटी डेबिट करने का, अदर रिजर्व का मतलब इक्विटी रिजर्व है, हाँ ये अदर इक्विटी रिजर्व, इक्विटी को डेबिट कर रहा हूं, इक्विटी जब भी कम होती है तो डेबिट होती है। मैंने अदर इक्विटी रिजर्व से अपना 4,000 निकाला, जो आज तक का जमा किया हुआ इस इन्वेस्टमेंट शान फूड्स की शेयर्स के ऊपर गेन था, उसको अदर इक्विटी रिजर्व से निकाला। और अब मैं अपने शेयर होल्डर को बताऊंगा कि देखो अब इसको रिटेन अर्निंग्स में डाल देना चाहिए है, ये रियलाइज हुआ हुआ गेन है। तो अब 4,000 मैंने कहाँ डाल दिया, रिटेन अर्निंग्स के अंदर डाल दिया। मुझे बताएं बात समझ में आती है? इक्विटी को अदर इक्विटी रिजर्व में ट्रांसफर किया है, एक अदर इक्विटी रिजर्व को हटाया और रिटेन अर्निंग्स के अंदर डाला। बोलो बात समझ में आती है? ऑन डिस्पोजल जो भी चीज थी अदर इक्विटी रिजर्व की, वो रियलाइज हो जाएगी रिटेन अर्निंग्स के अंदर। क्लियर? मुझे बताएं बात समझ में आती है सब लोगों को? सबके लिए क्लियर है नहीं है बताइए? ओके है, राइट? मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, हर सवाल एक जैसा नहीं होता। तो कब ये सवाल वो सवाल है जो कि मेरा कसम से दिल तो ये चाह रहा था कि आपको मॉक में दे दूं, और मॉक में दे देता ना तो सब ऐसे ही है ना, आंसू से रो रहे होते और कहते हैं अल्लाह क्या हो गया है, अल्लाह क्या हो गया। लेकिन इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस की बात नहीं है, मतलब आप एक सेकंड के लिए रुके और आप सोचे। अभी आपको क्या लग रहा होगा, अरे यार सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन अब तो सोच लिया, अब जब सोच लिया तो ये हो गया। कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ओसीआई के अंदर लेके जाना, ये करना, बस देख पहली बार रहे हो। इंसानी फितरत है फेयर ऑफ अननोन, और जो बंदा इस फेयर ऑफ अननोन के ऊपर काबू पा लेना वो चैंपियन है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कितने लोग आप में से बाइक चलाते हैं? खवातीन तो शायद ना चलाती हूँ, लेकिन कितने लोग आप में से बाइक चलाते हैं? हाँ या ना में बताएं, या गाड़ी चलाते हैं लेट्स से? ऑलमोस्ट सब चलाते हैं। अच्छा, जब तुम लोग बाइक या गाड़ी या कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे होते हो तो दिमाग कहीं और होता है और रोड पे इधर उधर उधर चलाते हुए जा रहे होते हो। हाँ, जो चीज तुम्हें आती है तुम इसको इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हो जैसे उसके अंदर कोई जहन नहीं लगाना पड़ा, बस हो रहा है। ऐसा ही है ना? किसी ऐसे इंसान से पूछो जिस इंसान को गाड़ी चलानी नहीं आती, उसके लिए इतना मुश्किल है तसव्वुर करना कि कोई कैसे गाड़ी चला सकता है। जिस इंसान को बाइक चलानी नहीं आती ना, आप उसको बाइक दे के बोले यार तुम चलाओ, तुम चलाओ, बोलेगा नहीं भाई नहीं, मैं नहीं चला सकता यार, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, हाय अल्लाह, मैं डायरेक्ट दोजख में चला जाऊंगा, मैं नहीं चला सकता, मैं नहीं चला सकता, मैं नहीं चला सकता। आप खड़े हुए उसको देख के बोल रहे हो गया भाई क्या हो गया, बाइक ही है, पागल वागल तो नहीं है, आधी दुनिया चला रही है, तू क्यों नहीं चला सकता भाई? आधी दुनिया गाड़ी चलाती है, तू क्यों नहीं चला सकता यार, कर लेगा भाई। लेकिन उसके दिमाग में क्या है, फेयर ऑफ अननोन। उसके दिमाग में क्या है, फेयर ऑफ अननोन, वो डरा हुआ है, वो समझ रहा है कोई मतलब बाइक इज इक्वल्स टू बोइंग 747 है, तो वो उसको बहुत बड़ा ले रहा है, फेयर ऑफ अननोन। अच्छा, आप उसको क्या करोगे, आप उसको बोलोगे यार देख टेंशन ना ले, कोई मसले की बात नहीं है, गाड़ी में बैठो या बाइक पे बैठो, मैं तुम्हें चलाना सिखाता हूँ, तुम एक बार चलाओगे, अगली बार से तुम्हारे लिए नॉर्मल है। यानी अगली बार से तुम सोच नहीं रहे होगे गाड़ी या बाइक चलाते हुए कि ओ हो ये होगा फिर ये होगा, फिर आप बगैर सोच समझे चला रहे होगे। तो जब एक बार आप किसी को बाइक चलाना सिखा दोगे या गाड़ी चलाना सिखा दोगे तो अगली बार की टेंशन नहीं है, बस पहली बार की टेंशन है। तो जो पहली बार की टेंशन थी ना, वो हुज्जत तमाम हो गई आज, मैंने करवा दिया आपको। अब अगली बार की कोई टेंशन नहीं है, अब फेयर ऑफ अननोन खत्म हो गया। अब फेयर ऑफ अननोन खत्म कैसे हो गया? आज से पहले हमको नहीं पता था, तो जब सवाल के अंदर ये सारी चीजें की तो थोड़ा सा एकदम से होना कि भाई ओके, मतलब डिफरेंट है कुछ। एक बार हो गया ना, अब क्लियर है, अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ओके ऐसा भी होता है ना, अब जब होगा तो देख लेंगे इंशाल्लाह ताला इसको। क्लियर होती है बात की? तो आपने ये वाली सोच हमेशा 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 रखनी है। यहाँ पे हमने वर्किंग नंबर 4 के अंदर इतनी सारी एडजस्टमेंट्स अल्लाह माफ करे कर ली। एग्जामिनर कह रहे जरा सुन लेना,
एग्जामिनर कह रहा है सैंडाउन कंपनी हैज रिकॉर्डेड द डिस्पोजल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बट इज अनश्योर हाउ टू रिकॉर्ड द 2200 डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड प्रोसीड्स। देखो 2200 का जो कैरिंग अमाउंट और प्रोसीड्स के दरमियान डिफरेंस है वो ओसीआई में जाएगा, हमने कर लिया ये। एग्जामिनर कहता है द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स देखो आपने तो एक शान फूड्स के शेयर्स बेचे हैं ना, किसी और कंपनी के शेयर्स तो अभी भी आपके हाथ में होंगे ना भाई। एग्जामिनर कह रहा है द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है, जो 26,500 की ट्रायल बैलेंस में नजर आ रही है। ये देखो फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट्स 26,500, ये रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स है। आपने किसी एक कंपनी के शेयर बेचे हैं, बाकी कंपनी के शेयर्स तो अभी भी पड़े हुए ना आपके पास। तो एग्जामिनर कह रहा है ये जो रेट रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी 26,500 की, इनकी फेयर वैल्यू 29 मिलियन की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां पे लिख लेता हूं रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इनकी कैरिंग वैल्यू कितनी है 26,500, इनकी फेयर वैल्यू कितनी है 29,000। यानी अगर आप मार्क टू मार्केट करें, अगर आप मार्क टू मार्केट करें तो आप लॉजिकली सोचें आपकी 26,500 वाली रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स, अब जो बेचनी बेचनी थी वो खत्म हो चुकी हैं, जो पड़ी हुई इन्वेस्टमेंट्स है। अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं जो कि ओसीआई मॉडल के अंदर क्लासिफाई होती हैं, तो हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर मार्क टू मार्केट होंगी, और जब हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर मार्क टू मार्केट होंगी तो जो भी गेन या लॉस आएगा वो ओसीआई के अंदर जाएगा नहीं जाएगा। तो भाई आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं 26,500 की, जिनकी फेयर वैल्यू आज चल रही है 29,000, इसका मतलब इनके ऊपर आ रहा है एक फेयर वैल्यू गेन। और ये फेयर वैल्यू गेन की एंट्री क्या बनेगी, मैं मान जाऊंगा अगर मुझे कोई भी बता दे इस फेयर वैल्यू गेन की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी। मैं मान जाऊंगा, जल्दी से बता दें अगर मुझे इस फेयर वैल्यू गेन की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी। कॉमन सेंस से सोचना होता है भाई, अकाउंटिंग इज ऑलवेज कॉमन सेंस। आप सोचिए, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, सोचो ना, कॉमन सेंस है भाई, अपने दिमाग को जोर नहीं दो, कॉमन सेंस। आप दिमाग को समझाएं भाई, मैं जो भी करूंगा कॉमन सेंस से करूंगा वरना नहीं करूंगा, बेशक गलत क्यों ना कर दूं, कॉमन सेंस से सोचो। आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, यानी एक एसेट है, उसकी वैल्यू बढ़ गई, कितने से बढ़ गई 2500 से बढ़ गई। आसान चीज से स्टार्ट करना चाहिए। एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है क्या होता है, एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है क्या होता है, बोलो ना, सब बोलो भाई, एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है क्या होता है यार, डेबिट होता है। तो भाई डेबिट होता है ना, तो आप अपने आप दिमाग पे जोर क्यों डाल रहे हैं। आप बोले भाई एक चीज तो क्लियर है ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है 2500 से तो ये डेबिट होगा। अब सवाल ये है कि सर ओके, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है तो उसको तो डेबिट होना चाहिए, डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा यार, क्रेडिट क्या होगा, क्या होगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्या करूं यार, क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा, क्रेडिट क्या करूं, एफ ई ओ सी आई मॉडल, क्रेडिट क्या करूं, अरे अरे एफ ई ओ सी आई मॉडल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ओके। अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल है तो जब भी मार्क टू मार्केट करूंगा तो जो भी गेन आएगा तो कहाँ जाएगा, ओसीआई के अंदर। तो भाई ओसीआई क्रेडिट 2500 खत्म। यानी आपको पता लग गया कि ये फेयर वैल्यू गेन ने भी कहाँ जाना है मेरे भाई, ओसीआई के अंदर, खत्म। मतलब इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं आएगा आपको समझाने के लिए कि देखो ये लॉजिक और इसके अंदर अल्फा बीटा गामा लगना चाहिए, कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है। दुनिया का कोई भी अकाउंटेंट अगर ऐसे 2500 की अकाउंटिंग एंट्री बना रहा होता तो यही बनाता, और आप भी यही बनाएंगे, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें बस, क्लियर। हाय अल्लाह। एग्जामिनर कहता है जी द अदर रिजर्व इन द ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट्स द नेट इंक्रीज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एज एट 1 अक्टूबर X5। बेकार बात है, मतलब हम समझ गए। सैंडडाउन कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ ट्रांसफरिंग दिस बैलेंस टू रिटेन अर्निंग्स व्हेन रियलाइज्ड, इग्नोर डेफर टैक्स ऑन दीज ट्रांजैक्शंस। हमने देखो ये काम कर लिया, जब कोई इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ हो जाए तो आईएफआरएस 9 भी कहता था कि अदर इक्विटी रिजर्व जो भी है आपका, आप उसको रियलाइज कर दें रिटेन अर्निंग्स के अंदर। एग्जामिनर ने सवाल के अंदर जवाब दिया हुआ था, जरा सा स्मार्ट बच्चा होता ना वो पढ़ लेता। सैंडाउन कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ ट्रांसफरिंग बैलेंस टू रिटेन अर्निंग्स व्हेन रियलाइज्ड। अगर आपको नहीं भी समझ में आता ना तब भी सवाल के अंदर जवाब लिख के दिया हुआ था, आप तब भी कर सकते थे, क्लियर। एग्जामिनर कह रहा है ऐसी ट्रांजैक्शन के ऊपर तुम डेफ, जाहिर सी बात है रियलाइज तभी होगा जब डिस्पोज ऑफ होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जामिनर कह रहा है तुम देखो ऐसी ट्रांजैक्शन के ऊपर डेफर टैक्स इग्नोर कर देना,
स्टूडेंट कह रहा है अबे ये डेफर टैक्स आया कहाँ से, तू क्यों लिख के दे रहा है मुझे ये बात। मतलब एग्जामिनर देखो कितना होशियार है ना, एग्जामिनर कह रहा है अरे 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 अहमद तुम, अरे अहमद ऐसी ट्रांजैक्शन के ऊपर डेफर टैक्स एवर टैक्स यार इग्नोर कर दे। अहमद कह रहे हैं अभी मैंने तो सोचा भी नहीं इस बारे में, इग्नोर कैसे करूं, मैंने तो दिमाग में ही नहीं आया था ये। कैसा एग्जामिनर है, आपको क्या समझ रहा है मतलब। एग्जामिनर बोला हाय अल्लाह मेरा बच्चा ये ना सोचे कि अच्छा एक ट्रांजैक्शन हुई है, हो सकता है इसके पीछे टैक्स वैक्स सब कुछ हो यार। ये भी तो सोच सकता है बच्चा, मैं एक काम करता हूँ बच्चे को लिख के दे देता हूँ कि यार देख तू टैक्स को इग्नोर कर दे। वो बच्चा बोल रहा है अबे मैंने जिंदगी में सोच में भी नहीं आया था टैक्स, अभी तूने खामखाई में लिख के कंफ्यूज कर दिया मुझे है। क्लियर हो गई बात ये। तो ये वाले बात है। आ जाए जरा। नोट नंबर 4 हो गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। नोट 5, अच्छा अब नोट 5 ना रूटीन नोट है। इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी मुझसे काम कराएंगे, वर्किंग नंबर 5 होगी इंशाल्लाह वल अजीज ये। जल्दी जल्दी काम करवाइएगा ठीक है, नोट्स खत्म करके फिर हम काम की चीज पे बढ़े। एग्जामिनर कहता है भाई द बैलेंस ऑन द करंट टैक्स रिप्रेजेंट्स द अंडर या ओवर प्रोविजन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर x5, x5 मतलब लास्ट ईयर। कह रहे हैं ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस आपको करंट टैक्स का लिख के दिया हुआ है ना, ये करंट टैक्स का बैलेंस पिछले साल से रिलेट करता है। हमें वैसे भी पता था, हमें वैसे भी पता था इस साल का टैक्स इस साल के पीएनएल में तो आ नहीं सकता। हाँ, इस साल का टैक्स इस साल के पीएनएल में तो आ नहीं सकता। तो जब इस साल का टैक्स इस साल के पीएनएल में आ नहीं सकता तो ये तो लाजिम तौर के ऊपर पिछले साल से ही रिलेट करता था। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूं फिर भी, हम कह रहे हैं नहीं बताओ ना, हमें पता है। एग्जामिनर कह रहा है द बैलेंस ऑन द करंट टैक्स रिप्रेजेंट्स द अंडर या ओवर प्रोविजन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड पिछले साल। हमें पता है वो डेबिट बैलेंस था, वो अंडर प्रोविजन ही होगा। एग्जामिनर कह रहा है दैट डायरेक्टर्स हैव एस्टिमेटेड दैट इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर इस साल इज 16,200। ये क्या है मुझे बताएं, ये 16,200 क्या है, ये 16,200 क्या है भाई जल्दी बताओ। मेरे प्यारे बच्चे ये 16,200 क्या है, बोलो ना। इस साल का टैक्स है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, ये करंट टैक्स है। अकाउंटिंग एंट्री क्या बननी चाहिए, हाँ, टैक्स एक्सपेंस डेबिट होगा कितने से, 16,200 से, और टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट होगी या प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट होगा। बोलो, बोलो भाई ओके है नहीं है, डन है ना। तो इस साल का टैक्स इस साल के पीएनएल में जाना चाहिए 16,200, ठीक है। हम यहाँ पे जो है ना एक पीएनएल एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है जी, पीएनएल एक्सट्रैक्ट। इस साल का टैक्स करंट ईयर टैक्स कितना है आपका, 16,200। अच्छा बाय द वे प्रायर ईयर टैक्स, पिछले साल के टैक्स से रिलेटेड भी एक अंडर प्रोविजन था, 2100 का था ना मेरे ख्याल से, जो हम ऊपर देख रहे थे, यस 2100। तो ये भी एक्सपेंस में चला जाएगा, ऐड कर देता हूं। फिर उसके बाद एग्जामिनर लिख के दे रहा है, जरा सुनो, सुन लो भाई, सुन लो। एग्जामिनर लिख के दे रहा है एट 30 सितंबर 2006 the carrying amount of Sandown company's net assets were $13 million in excess of their tax base. The income tax rate of Sandown company is 30%. क्या बोल रहा है एग्जामिनर, क्या बोल रहा है एग्जामिनर भाई, बात कर रहा है डेफर टैक्स की। कह रहा है आपको सर यासन ने बताया था ना, डेफर टैक्स हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस, और आने वाला डिफरेंस क्या है, टेम्परेरी डिफरेंस। याद आ रही है बात आपको, हाँ। कह रहा है भैया आपके नेट एसेट्स हैं, ठीक है, वो कह रहा है ये नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू, द कैरिंग अमाउंट ऑफ सैंडाउन कंपनीज नेट एसेट्स वर $13 million इन एक्सेस ऑफ देयर टैक्स बेस। आपकी कैरिंग वैल्यू 13,000 ज्यादा है आपकी टैक्स बेस से, यानी आपकी टैक्स बेस जहां भी है, जहां भी है उससे 13,000 ज्यादा है आपकी कैरिंग वैल्यू। यानी कैरिंग वैल्यू 13,000 ज्यादा, टैक्स बेस कम, तो इसका मतलब दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ डिफरेंस है। और पूरा जमाना जानता है जब भी कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो और टैक्स बेस कम हो तो आने वाले डिफरेंस को टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहा जाता है। और पूरा जमाना जानता है कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस के ऊपर हमेशा डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती है। आपको इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है एग्जामिनर ने 30% का, आप 13,000 को मल्टीप्लाई करें 30% से तो आपके पास 3,900 का क्या आ गया, डेफर टैक्स लाइबिलिटी का बैलेंस आ गया। मुझे बताओ बात समझ में आती है, पहले बताओ बात समझ में आती है नहीं आती।
ओके की रिपोर्ट है। फिर तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है? पूरा जमाना जानता है कि हमेशा मैं ओपनिंग डेफर टैक्स बैलेंस को क्लोजिंग डेफर टैक्स बैलेंस से कंपेयर करूंगा फॉर द ईयर का इंपैक्ट निकालने के लिए। ये लाइन भी अपनी घरों की दीवारों पे लिख लो। आपके भाई की जो स्टेटमेंट्स है ना, वो कहीं ना कहीं घरों की दीवारें गंदी करो, और घरों की दीवारें गंदी करके ना ये लाइनें लिख लिया करो, ताकि बार बार गुजरो तो देखते हुए पढ़ते हुए जाया करो। कोई मसला नहीं है। जब इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाओगे, पैसे कमा लोगे, तो घर पे पेंट करवा देना दोबारा, ठीक है? तो ये लिख लो लाइनें। जब मैं छोटा था ना, तो मैं अपनी लाइनें बनाता था और ऐसे लिखता था अपनी। मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ, मैंने अपने पूरे जो मेरा स्टडी रूम था वहां पे मैंने लिखी हुई थी ये लाइनें, दीवारों पे लिख दिया करता था मैं। थोड़ा पागल था ना, दीवारों पे लिख दिया करता था। क्वालिफाई हुआ, पैसे आ गए, पेंट करवा दिया, खत्म। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। मैं अपनी ओपनिंग डेफर टैक्स लाइबिलिटी को क्लोजिंग डेफर टैक्स लाइबिलिटी से कंपेयर करूंगा। अभी मैंने क्लोजिंग डेफर टैक्स लाइबिलिटी कितनी निकाली है? 3900। ओपनिंग डेफर टैक्स लाइबिलिटी चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से आवेगी हो? बताओ कहाँ से आवेगी हो? कहाँ से मिलेगी? मान जाऊंगा मुझे को बता दे ओपनिंग कहाँ से मिलेगा। ट्रायल बैलेंस से, मैं मान गया आपको, सिंपल। तो भाई ओपनिंग डेफर टैक्स बैलेंस कितना है? 5400। इतनी आसानी से मान जाता हूँ, देखो मैं, 5400। तो ओपनिंग डेफर टैक्स बैलेंस है आपका 5400, क्लोजिंग डेफर टैक्स लाइबिलिटी का बैलेंस है आपका 3900। आपकी लाइबिलिटी देखा जाए तो कम हो रही है। अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब ये डेफर टैक्स का क्रेडिट है। जरा कॉमन सेंस से सोचो, अकाउंटिंग एंट्री क्या बननी चाहिए? वैसे अकाउंटिंग एंट्री बनानी नहीं है एग्जाम के लिए, फिर भी अगर मैं आपको तसल्ला देने के लिए बना दूं, तो आप सोचें डेफर टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी डेबिट होगी 1500 से। क्रेडिट क्या होगा? पीएनएल। पीएनएल क्रेडिट हो गया 1500 से। ठीक। तो आपके पास एक डेफर टैक्स क्रेडिट आ जाएगा जी, विच इज 1500। और आपका टोटल टोटल टैक्स एक्सपेंस बन गया आपका, सम कर दें, 16,800। मेरे को पता है बात समझ में आती है? टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना बन गया आपका? 16,800। ठीक है जी, 16,800। ये टोटल टैक्स एक्सपेंस बन गया। मुझे आप में से कोई बता सकता है कि लेट्स से अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप बताइए, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ लेट्स से एसओएफपी एक्सट्रैक्ट, मुझे आप लोग बता सकते हैं एसओएफपी के अंदर क्या क्या जाएगा? व्हाट विल गो इन एसओएफपी? पहली बात तो इस साल की करंट टैक्स लाइबिलिटी। वेरी गुड बेटा, इस साल की करंट टैक्स लाइबिलिटी जाएगी। कितनी लाइबिलिटी जाएगी? 16,200 जाएगी। और एक हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी जाएगी, याद रखना। नॉन डेफर टैक्स की लाइबिलिटी हमेशा नॉन करंट है, नॉन करंट लाइबिलिटी जाएगी डेफर टैक्स लाइबिलिटी, जो कि कितनी जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस। याद रखिएगा, बैलेंस शीट हमेशा एज एट बनाई जाती है, एज एट, फॉर द ईयर नहीं बनाई जाती। तो क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा एज एट बनाई जाती है, तो जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है यानी 3900, ये जाएगा आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर। क्लियर हो गई बात? ये डन? ओके हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सिर्फ आखिरी एडजस्टमेंट रह गई है, इंशाल्लाह ताला यूं कर लेंगे आप लोग, यूं। वर्किंग नंबर 6, ठीक है जी। वर्किंग नंबर 6 कर लेते हैं। एग्जामिनर ने नॉन करंट एसेट्स के बारे में दी हुई है। एग्जामिनर बोल रहा है द प्रॉपर्टी हैज अ लैंड एलिमेंट ऑफ 13,000। द बिल्डिंग एलिमेंट इज डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब ऊपर चलें। आपको प्रॉपर्टी नजर आ रही है 63,000 की? प्रॉपर्टी नजर आ रही है आपको 63,000 की? मुझे सब लोग बताएं, आपको प्रॉपर्टी नजर आ रही है 63,000 की? इसमें से 13,000 लैंड है, तो इसका मतलब बाकी 50,000 बिल्डिंग हुआ। बाकी 50,000 बिल्डिंग हुआ। माने हुए हो या नहीं माने हुए हो? बाकी 50,000 बिल्डिंग हुआ। ऐसा ही है। इस 50,000 को मैंने डेप्रिशिएट करना है स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर, ऐसा ही है। मैं यहाँ वर्किंग नंबर 6 लिख लेता हूँ, डेप्रिसिएशन। और सबसे पहले, अस्तगफिरुल्लाह, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स की, ठीक है? अच्छा, इसको स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर डेप्रिशिएट करना है ना। स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब होता है कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। स्क्रैप वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ करना है, ठीक है? बिल्डिंग की कॉस्ट है 50,000,
बिल्डिंग की कॉस्ट है 50,000, मुझे किससे डिवाइड करना है? लाइफ से। ऐसा ही है ना? लाइफ कितनी लिख के दी हुई है बिल्डिंग की? अच्छा, यहाँ लिख के नहीं दी हुई ना? यहाँ लिख के नहीं दी हुई कहीं भी लाइफ, ऊपर लिख के दी हुई होगी। मुझे बताएंगे लाइफ कितनी लिख के दी हुई है? बिल्डिंग की लाइफ बताइएगा जरा जल्दी से। चलिए जल्दी से बताएं, अगर बिल्डिंग की लाइफ किसी ने मुझे बता दी तो मैं उसको ऑस्कर दे दूंगा। मुझे बताएं, बिल्डिंग की लाइफ बता दें जरा जल्दी से। सामने लिखा हुआ है वैसे मतलब, लेकिन बताएं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या हुआ? बिल्डिंग की लाइफ बता दें। अच्छा, नहीं पता लग रही। अच्छा भाई चल, कर लेते हैं, कुछ करते हैं। कुछ तो करना है ना, डेप्रिशिएट तो करना है। कुछ करते हैं, दिमाग लड़ाते हैं। अच्छा, ये जो भी लैंड या बिल्डिंग है ना, हमने इसको खरीदा था 1 अक्टूबर 20W7 के अंदर। और ये डेप्रिशिएट भी हुआ हुआ है आज तक, यानी 1 अक्टूबर X5 तक डेप्रिशिएट भी हुआ हुआ है। कितने साल गुजर चुके हैं आज तक इसको खरीदे हुए? यानी 1 अक्टूबर X5 तक सोचें, साल के शुरू तक सोचें, जब तक ये डेप्रिशिएट हुआ हुआ है कितने साल गुजर चुके हैं आज तक। W7 के अंदर खरीदा ना, तो W8 पहला साल, W9 दूसरा साल, X0, X1, X2, X3, X4, X5। दोबारा बोलो। W7 के अंदर एसेट खरीदा था भाई, मैं नहीं कह रहा, एग्जामिनर कह रहा है। 1 अक्टूबर X5 तक इसको डेप्रिशिएट भी कर चुके हैं। तो कितने साल गुजर चुके होंगे अब तक? W7 में खरीदा था तो W8 पहला साल, W9 दूसरा साल, X0 तीसरा साल, X1 चौथा साल, फिर X2, X3, X4, X5। कितने साल हो चुके हैं आज तक इसको? कितने साल हो चुके हैं आज तक इसको? 8 years हो चुके हैं आज तक इसको। अच्छा चलो अरसलान, मैं तुमसे बहुत ही मुश्किल सवाल पूछता हूँ, जान निकल जाएगी तुम्हारी बिल्कुल। आज तक इस एसेट को, जो कि 50,000 वाला एसेट है, आज तक इस एसेट को 8 साल गुजर चुके हैं, और इन 8 सालों के अंदर, इन 8 सालों के अंदर ये 8,000 से डेप्रिशिएट हुआ है। इन 8 सालों के अंदर ये 8,000 से डेप्रिशिएट हुआ। तो इसका मतलब पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी होगी? पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 1,000। नगीना क्या दिमाग है यार तुम्हारा, 1,000 की डेप्रिसिएशन होगी। अच्छा, अगर एक एसेट ऐसा है जिसकी पर एनम 1,000 की डेप्रिसिएशन है, जिसकी पर एनम 1,000 की डेप्रिसिएशन है, तो 50,000 के एसेट को कितने से डेप्रिशिएट किया करूं कि पर एनम 1,000 की डेप्रिसिएशन आया करे? यानी कितनी लाइफ से डिवाइड किया करूं कि 1,000 की डेप्रिसिएशन है? 50,000 का एसेट है, इसको डिवाइड करना है किसी ऐसे नंबर से कि हर साल 1,000 की डेप्रिसिएशन आया करे। किससे डिवाइड करूं? ऐसी तुक्का लगाना शुरू करें। 50। सिंपल है। मुझे बताएं, बात समझ में आती है या नहीं आती है भाई? भाई, मैंने आपसे पूछा इस एसेट को कितने साल हो गए क्यों, तो आपने बोला सर 1 अक्टूबर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं W7 से, तो 8 साल हो गए। 8 साल में 8,000 की डेप्रिसिएशन आई है, इसका मतलब पर एनम 1,000 की डेप्रिसिएशन आई है। अगर पर एनम 1,000 की डेप्रिसिएशन आई है, तो जरा सोचो, ये ऐसा एसेट है 50,000 वाला जिसकी हर साल 1,000 की डेप्रिसिएशन आती है। अब 50,000 वाले एसेट को कितने से डिवाइड किया होगा जो हर साल 1,000 की डेप्रिसिएशन आती है? आपने बोला सर 50, तो 50,000 डिवाइड बाय 50,000। अच्छा, किसी बच्चे को ना ये 50 तक सोचने की जरूरत भी नहीं थी। अगर आपको ये बात मालूम है कि स्ट्रेट लाइन बेसिस का सवाल है, और पिछले 8 सालों से आपने अंदाजा लगा लिया कि हर साल की डेप्रिसिएशन 1,000 ही आती है, तो बस कर लिया ना सॉल्व। अगर हर साल की डेप्रिसिएशन 1,000 ही आती है, तो इस साल की डेप्रिसिएशन भी 1,000 ही है, खत्म हो गई बात। मुझे बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब अगर आप इतना ज्यादा नहीं भी सोच पा रहे, तो इतना तो सोच पा रहे हैं ना, कि पिछले सालों में 8 साल में 8,000 की डेप्रिसिएशन रिपोर्ट हुई, यानी हर साल 1,000 की डेप्रिसिएशन रिपोर्ट हुई, तो इस साल की भी 1,000 ही होगी। सिंपल है। ओके है? सब लोग मुझे ओके कर दें जरा। ओके कर दें या क्लास छोड़ दें, कैसा? थैंक यू। आ जाए जरा। एग्जामिनर कहता है जी नेक्स्ट बोलते हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट 40% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्लांट एंड इक्विपमेंट है 42,200 और 19,700, और इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर 40% पे डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस accumulated depreciation multiplied by depreciation percentage। तो कॉस्ट है 42,200 माइनस accumulated depreciation है 19,700, मल्टीप्लाई कर देंगे 40% से, सही है, 0.4 मतलब 40%। तो आप देखिए आपकी डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड इक्विपमेंट कितनी आ जाएगी, 9,000। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनर कह रहा है द ब्रांड is depreciated using straight line method over a 10-year life. No depreciation amortization has yet been charged on any non-current asset for the year. हमें पहले से मालूम था depreciation and amortization are charged to cost of sales. ब्रांड को आपने 10 साल के ऊपर depreciate करना है, amortize करना है, तो amortization on brand। ठीक है। amortization on brand 30,000 का है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 10, 3,000 हो गया। क्लियर, डन। बोलो ओके नॉट ओके। टोटल डेप्रिसिएशन इज 13,000। बोले ओके, डन हो गया, सही है ना। हमारी एडजस्टमेंट सारी खत्म हो चुकी हैं, सब कुछ फिनिश हो चुका है। फाइनली हमें पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना है। बस एक चीज हमेशा कर लिया करें, बेहतर तरीका यही है, एग्जामिनर ने आखिर में लिख के दिया हुआ था डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप लाजिम तौर के ऊपर ना एक एक्स्ट्रा वर्किंग हमेशा कर लिया करें। वर्किंग नंबर 7 बोल देता हूँ यहाँ पे, मैं बोलूंगा इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की ना वर्किंग हमेशा कर लिया करें। एक कॉस्ट ऑफ सेल्स वो है जो कि आपको एज पर ट्रायल बैलेंस बनी बनाई दी हुई है। एक कॉस्ट ऑफ सेल्स वो है जो कि आपको एज पर ट्रायल बैलेंस बनी बनाई दी हुई है 246,800 की। मुझे बताएं बात समझ में आती है आपको। एक तो बनी बनाई दी हुई है 246,800। ठीक है, इसके अंदर आप ऐड कर लीजिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि एग्जामिनर ने कहा था कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। कितना है, 13,000। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइनल या करेक्टेड कितनी हो गई, 259,800। ये अब आपके पास जानी चाहिए। मुझे बताएं बात समझ में आती है, सब बता दें, क्लियर है, ओके, डन हो गया जी, ओके है, वेरी गुड जी। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो फाइनली अब पीएनएल बैलेंस शीट बना लेते हैं। एग्जामिनर ने बोला है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड फलाना ढिमकाना। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, जरा हम यहाँ पे कर लेते हैं भाई, रिक्वायरमेंट नंबर ए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30th September 20x6। डन, ये बन गई हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। थोड़ी सी और जगह ले लेते हैं इसके अंदर, क्लियर है जी। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं हम लोग रेवेन्यू की। रेवेन्यू वैसे तो देखें आपको रेवेन्यू बना बनाया गिवन था 3,80,000 का, लेकिन आप लोगों को याद है ना, इस 3,80,000 में से 4,000 अपने ने कम कर दिया हुआ था, अनअर्न था ना, अनअर्न था, 4,000 कम कर दिया हुआ था। तो 3,80,000 में से 4,000 कम कर दिया हुआ था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई बताएं जरा। 3,80,000 माइनस 4,000, 376। ओके, बताएं भाई, ओके, डन। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कमाया कितना, गवाया कितना। कॉस्ट ऑफ सेल्स देखो मैं इज इक्वल्स टू माइनस कर रहा हूं। इज इक्वल्स टू माइनस का मतलब मुझे यहाँ पे माइनस में नंबर लेकर आना है। तो इज इक्वल्स टू माइनस किया मैंने, नीचे गया नीचे गया नीचे गया, स्क्रॉल करते करते कॉस्ट ऑफ सेल्स पे जाके क्लिक मारा, सही है, 259,800, एंटर दबा दिया। अब इसमें फायदा क्या होगा, एग्जामिनर अगर डबल क्लिक करेगा ना इसके ऊपर तो उसको पता लग जाएगा भाई आप ये कॉस्ट ऑफ सेल्स किधर से उठा के लाए हो। तो सामने नजर आ रहा होगा भाई डबल क्लिक करके कि उसको यहाँ से उठा के लाए हो। डबल क्लिक करके पहुंच भी सकते हैं आप वहां तक, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा आपका भाई, 116,200। ओके, डन। इसके बाद बेटा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपको चाहिए कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ, तो सेलिंग एक्सपेंसेस लिख के दिए हुए, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिख के दिए हुए। यहाँ लिख लेते हैं हम सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस बोले तो 17,400, माइनस में लिखूंगा 17,400। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 50,500 के, लेकिन इसके अंदर याद है ना,
इसको GNA कर देता हूँ। हाँ, याद है ना, थे 50,500, ठीक है। लेकिन इसके अंदर याद है ना, कुछ डिविडेंड इन्होंने बदतमीजियों ने शामिल किया हुआ था एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर, वो हटाना पड़ेगा। तो 12,000 माइनस कर रहा हूं इसमें से, ठीक है। 38,500 आ गया। मुझे बताएं, बात समझ में आती है सब लोगों को? 50,500 में से 12,000 निकाले हुए हो, ओके। मेरे ख्याल से और आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस कोई नहीं है। बाकी देखो, ये इन्वेस्टमेंट इनकम हो या ये सारी चीजें हो, ये सब इन्वेस्टिंग कैटेगरी का पार्ट है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आना है सब कुछ, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अभी आपके पास और कुछ नहीं है इसके अंदर से। टैक्स वैक्स सब आगे की चीजें हैं, बाकी डिप्रिसिएशन कर चुके। तो यहाँ पे हम निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है जी? 16,200 में से नेट करो 17,400 और 38,500। माइनस लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपने तीनों को प्लस किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया आपका 60,300। मुझे बताएं, सब लोगों को यहां तक क्लियर है? ऑपरेटिंग कैटेगरी सब लोगों को यहां तक क्लियर है? डन। एक बार आपने ऑपरेटिंग कैटेगरी मुकम्मल कर ली तो IFRS 18 ये कहता था कि अब आएंगे इन्वेस्टिंग कैटेगरी। इन्वेस्टिंग कैटेगरी से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे? इन्वेस्टिंग कैटेगरी से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे? आप नोट करें, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है 1,300 की। इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है 1,300 की, ये लिख दूंगा। इसके अलावा याद है आपको, फेयर वैल्यू गेन्स भी आए थे इस सवाल के अंदर। दो जगह आए थे फेयर वैल्यू गेन। एक तो वो इन्वेस्टमेंट जो कि हम बेचने वाले थे उस पर भी आया था, और जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट थी उस पर भी फेयर वैल्यू गेन आया था। वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट इनकम है ना, उसको भी लिखेंगे यहाँ पे, है भाई। यहाँ पे लिखेंगे ना फेयर वैल्यू गेन। मुझे बताएं, दो बार आया था ना फेयर वैल्यू गेन आया था, आप याद करें। एक फेयर वैल्यू गेन आप याद करिए आया था आपका, अल्लाह भला करे, ये रहा 2,200 का। और इसमें प्लस कर रहा हूं मैं, आप नोट करिए, एक और फेयर वैल्यू गेन रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आया था 2,500 का। ये भी तो आएगा यहाँ पे 4,700, है ना? है ना भाई? सब साथ हैं, सही कर लिया मैंने। ओके हो गया? बात समझ में आ गई? ये फेयर वैल्यू गेन आ जाएगा ना इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। अगर फेयर वैल्यू गेन आया तो इन्वेस्टिंग कैटेगरी में आना चाहिए ना भाई ये। बताएं, ओके है? अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ। अरे सर, दिमाग में आया। अल्लाह के बंदों ने अगर मॉडल का नाम रखा था फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, तो सर OCI में जाएगा ना। ये OCI वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर OCI वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं तो OCI में जाएगा फेयर वैल्यू गेन। सर आप गलत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही बोला आपने, मैं गलत कर रहा था। आपने ये काम कर लिया तो आप यहाँ पे लिखें भाई, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में और कुछ नहीं है, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्सेस। कितना आ रहा है भाई? 61,600। जाहिर सी बात है, अब ये बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्सेस है तो अब यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड याद है ना, 1,000 का ले लूं मैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,000 का ले लूं, ये रहा 1,000। 1,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा ना भाई? हाँ या ना तो बोल दें। नहीं, एग्जामिनर की बात पे तो भरोसा करना ही नहीं था। याद है हमने खुद इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट किया था, ये रहा। हम तो यकीन ही नहीं रखते ना एग्जामिनर की बातों पे, खुद किया था। 1,475 था, वेरी गुड। इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां से लेस किया, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज 61,600, 1,475 नेट। यहां से लेस करेंगे टैक्स एक्सपेंस। कितना था भाई टैक्स एक्सपेंस? पूरा P&L एक्सट्रैक्ट बना लिया था, आप याद करें। ये रही व्यू 16,800, ये रही व्यू। ओके, ठीक है जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, कितना हुए व्यू? 43,325। बोले ओके, जल्दी बोले बेटा, ओके। 43,325, ओके। सवाल खत्म? सवाल खत्म हो गया क्या? नहीं, यहां पे लिखो एड अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम के अंदर क्या था? आपके पास थे फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट्स। क्या थे? दो थे। कौन कौन से थे? अभी बताया। एक तो ये 2,200 का था, और ये एक
2500 का था बेचने वाली इन्वेस्टमेंट के ऊपर और रिमेनिंग वाली इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये आ गया 4700। आप कर लेंगे, आपकी टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम आ जाएगी दोनों को मिला के 48025। बोले ओके? सब बोलो मेरे मेरे प्यारे बच्चे, ओके या नॉट ओके? ठीक है जी। फाइनली कर लेते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 सितंबर x6। ठीक है जी, बैलेंस शीट बना लेते हैं जी। सबसे पहले आपके पास एसेट्स आ जाएंगे। एसेट्स के अंदर सबसे पहले आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं। एज फार एज आई रिमेंबर आपके पास कम से कम 3 या 4 नॉन करंट एसेट्स आएंगे। एक आपके पास प्रॉपर्टी था, एक आपके पास प्लांट एंड इक्विपमेंट था, ऐसे ही है। एक आपके पास इसको पीएनई कर लेते हैं, ब्रांड था, और कुछ आपके पास इन्वेस्टमेंट्स भी थी। ठीक है ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थी क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है ना ओसीआई मॉडल के अंदर। प्रॉपर्टी की बात करते हैं जी। प्रॉपर्टी के अंदर देखें 13,000 तो लैंड के हैं, ये बात याद रखिएगा। 13,000 तो सिंपले लैंड है, सही है ना। बिल्डिंग थी ओरिजिनली 50,000 की, आप नोट करी हुई हो, 50,000 की बिल्डिंग थी। इसमें ऑलरेडी पिछले सालों में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुकी थी 8,000। इस साल की डेप्रिसिएशन मजीद 1,000 की निकाल दें तो आपके पास कुछ फिगर आ जाएगी, ऐसा ही है। यही आप एक्सेल में अप्लाई कर दें फॉर्मूला, 54,000 आ जाएगा। डन है जी। प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें जी, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट की ओरिजिनल कॉस्ट है 42,200। इसमें से पिछले सालों की एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस कर लें 19,700। इस साल की मजीद माइनस कर लें, इस साल की मजीद डिप्रिसिएशन कितनी थी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर? 9,000। तो 9,000 और माइनस कर लें, कितना बना? 13,500। ब्रांड की बात करते हैं भाई, ब्रांड। तो ब्रांड जी आपके पास है, आपका अल्लाह भला करे, 30,000 की कॉस्ट है, 9,000 की एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन पिछले सालों तक थी। इस साल की डिप्रिसिएशन इसके ऊपर जो निकल कर आई है वो 3,000 है। 3,000 भी माइनस कर दें, 18,000 हो गया। मुझे बताएं सब लोगों को बात समझ में आ रही है, क्लियर है? सब लोगों को ये सारी की सारी बात क्लियर है, ओके है? इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स तो हमने बेच दी थी, जो बेच दी थी वो भाड़ में जाए। जो बच गई ना रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स, उनसे लेना देना है मेरा। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स आप देखें मेरे पास रह जो गई थी, उनकी फेयर वैल्यू रह गई थी अब मेरे पास 29,000 की। तो ये 29,000 की इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाएंगी मेरे पास। यहाँ पे मेरा हो जाएगा टोटल टोटल नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी, टोटल कर लें 114,500। करंट एसेट्स की बात कर लेता हूं भाई मैं। करंट एसेट्स के अंदर बताएं, आपके पास इन्वेंट्री होगी, रिसीवेबल्स होंगे, शायद कोई बैंक बैलेंस वगैरह भी हो, तो देख लेते हैं। इन्वेंट्री की बात करते हैं भाई, तो इन्वेंट्री आपके पास कितनी है जी? 38,000। रिसीवेबल्स आपके हैं 44,500 और बैंक बैलेंस है 8,000 का। ठीक है, तो आपके टोटल करंट एसेट्स हो गए 90,500 के। यहाँ पे टोटल एसेट्स निकाल लीजिए, तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे दिस प्लस दिस 205,000। मुझे बताएं ओके है? सब लोग मुझे बताएं ओके है यहाँ तक? डन। फाइनली यू विल हैव इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज मैं आपकी मदद से कैलकुलेट करूंगा, प्लीज मुझे हेल्प जरूर करिएगा इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इक्विटी के अंदर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल था। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल याद है ना, यहाँ पे कहीं लिख के दिया हुआ था बना बनाया, ये रहा 50,000। 50 वैल्यू में कितना है? 50,000। 2.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स थे, वैल्यू में कितने? 50,000। फिर इसके बाद एग्जामिनर ने इसके बाद लिख के दिया हुआ है इक्विटी ऑप्शन। इक्विटी ऑप्शन ये हमारे कन्वर्टेबल लोन नोट से निकल कर आया होगा 20,000 का, सॉरी 2,000 का, ये लिख दिया।
फिर आप देखें आपके सामने लिखा हुआ है अदर रिजर्व। कोई मुझे बता सकता है अदर रिजर्व की वैल्यू कितनी आएगी? अदर रिजर्व की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? कैन एनीबडी टेल? अदर रिजर्व 5,000 लिख के दिया हुआ है ना, 5,000 ही वैल्यू आएगी। अहमद कह रहे हैं सर जीरो आएगी। नहीं, गलत आंसर। ये भी नहीं है कि जीरो आएगी। कितनी आएगी? अदर रिजर्व जो लिख के दिया हुआ है 5,000, 5,000 तो नहीं आएगी। जीरो भी नहीं आएगी। 18915 भी मुझे नहीं लगती आएगी। ये पता नहीं कहाँ से लाया है 1895। और 1895 देखो बराबर वाली वैल्यू बता रहा है, लाइबिलिटी की वैल्यू है भाई। अल्लाह के वली, छोड़ दे, रहने दे अब्दुल्ला, नहीं आ रहा ना जो रहने दे बेटा। 4,700 कह रहे हैं, चेक कर लेते हैं जरा, अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखें, साल के शुरू का ना आपको अदर रिजर्व दिया हुआ था 5,000, और इसमें नोट 4 का रेफरेंस भी है, सही है ना। तो साल के शुरू का दिया हुआ था अदर रिजर्व 5,000। हमने क्या किया, इस 5,000 के बाद ये 2200 से हमने सबसे पहले की मार्क टू मार्केट किया। 2200 से मजीद रिजर्व पैदा हुआ। बोलो मानते हो या नहीं मानते? 5,000 साल की शुरू का था रिजर्व, बोलो ना, हाँ या ना में बोलो भाई, बोलो। 5,000 साल की शुरू का रिजर्व था, बोलो हाँ या ना। था। सर 2200 आपने मजीद मार्क टू मार्केट किया, बेचने से पहले ही कर दिया बेशक, लेकिन मार्क टू मार्केट किया, मजीद 2200 रिजर्व में ऐड हुआ। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब मार्क टू मार्केट कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो अब बेच दिया इस इन्वेस्टमेंट को। जब बेच दिया तो जितना आज तक का रियलाइज था शान फूड्स के शेयर के ऊपर, जितना आज तक रियलाइज था वो 4,000 का था, वो बाहर निकाला, रिटेन अर्निंग के अंदर डाला। देखो, अदर रिजर्व से माइनस कर रहा हूं 4,000, अभी आगे चल के रिटेन अर्निंग में प्लस भी करूंगा 4,000। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यहां से 4,000 निकाली भी हो, आगे चल के डाली भी हो। बोलो ओके। 2200 से पहले आपने मार्क टू मार्केट करके ओसीआई में कुछ डाला, फिर कंप्लीट 4,000 यानी आज तक का शान फूड्स के शेयर के ऊपर जो बना हुआ था वो 4,000 का था, आपने सारा निकाला। ओके व्यू, ठीक है। फिर कुछ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर 2500 आया, 2500 आया, वो भी डाली व्यू, ठीक। तो ये बन गया भाई आपका अदर रिजर्व, ये बन गया भाई आपका अदर रिजर्व। देखो, बैलेंस शीट जब भी बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट बनाते हैं एज एट। बैलेंस शीट क्या बनाते हैं बच्चे? एज एट। एज एट का मतलब आज तक। तो आज तक की जो भी हालात और वाकयात हुए हैं सबको प्लस माइनस कर दो, आज जिस लेवल पे खड़े हो वो बता दो। तो कितने पे खड़े हो भाई? 5,700 के ऊपर खड़े हो। बोलो सब ओके है? सब लोग क्लियर कर दे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है सब लोगों को? ओके है? मतलब बाकी लोग प्यारे नहीं है, वो नहीं जवाब देंगे, सिर्फ कुछ लोग जवाब देंगे। 2500 कहां से आया? 2500 रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स को मार्क टू मार्केट किया था। 2500 रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स को मार्क टू मार्केट किया था। ये भी तो जाएगा ना बाबा। ठीक हो गया? क्लियर हो गया भाई? आगे बढ़ते हैं। हाय अल्लाह। कन्वर्टेबल लोन नोट्स तो लोन है, रिटेन, अच्छा रिटेन अर्निंग भी है भाई, रिटेन अर्निंग। चले रिटेन अर्निंग्स मुझे कोई बताए। रिटेन अर्निंग्स, साल के शुरू की रिटेन अर्निंग थी 26,060। अब क्या करूं? 260, 26,060, अब क्या करूं बताएं? इसमें क्या प्लस करूं क्या माइनस करूं? पहले तो प्रॉफिट ऐड कर दें भाई। बहुत शुक्रिया भाई आपका। प्रॉफिट कितना था इस साल का? 43,325। 43,325 प्रॉफिट। बाकी अदर का, बाकी रिजर्व में जाएगा। हाँ, 4,700 के साथ नहीं ले लेना। 4,3325, 4,3325 डन हो गया। और क्या करूं? अच्छा, किसी ने बोला सर डिविडेंड्स भी थे इस साल। वेरी गुड बेटा, याद है वो गलती से एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दिए थे वगैरह वगैरह। अब रिटेन अर्निंग में से निकालो 12,000, निकाल दिया। और कुछ बोले भाई? अच्छा, ये 4,000 वाला याद है? 4,000 वाला जो रियलाइज हो रहा था रिटेन अर्निंग के अंदर, तो हमने अदर रिजर्व में से निकाला था तो कहीं डाला भी तो था। अदर रिजर्व में से निकाला था तो कहीं डाला भी तो था। कहाँ डाला था? रिटेन अर्निंग के अंदर। ये पैसा अब रियलाइज हो गया है, तो ये पैसा रियलाइज हो गया है तो रिटेन अर्निंग के अंदर डाल दिया ताकि शेयर होल्डर अपना डिविडेंड निकाल ले। हमने अदर रिजर्व में से उठा के रिटेन अर्निंग में डाला तो प्लस मार दिया यहाँ पे। वहां माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिया। हमारी रिटेन अर्निंग्स कितनी आ गई हो? 61385। बोलो ओके। सब लोग बोले बेटा ओके। वेरी गुड बेटा। टोटल इक्विटी आ गई आपके पास 119,085 की। फिर बात कर लेते हैं बेटा कुछ नॉन करंट लाइबिलिटीज की, और फिर बात करेंगे करंट लाइबिलिटीज की। नॉन करंट लाइबिलिटीज बताइए जरा, नॉन करंट लाइबिलिटीज बताइए।
पहले तो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा लोन नोट्स, कन्वर्टेबल लोन नोट्स, याद है अभी अभी किसी ने बोला था। अच्छा, कन्वर्टेबल लोन नोट्स की वैल्यू क्या आएगी? एनीवन? कन्वर्टेबल लोन नोट्स की वैल्यू याद रखना, बैलेंस शीट आखिरी दिन बना रहे होते तो वैसे ही बताना। कन्वर्टेबल लोन नोट्स की वैल्यू क्या है? सामने लिखी है, सामने। वेरी नाइस, 18915। ये थी ना, याद है, क्लोजिंग बैलेंस, हाँ। ये था ना, एसओएफपी के अंदर मैंने कहा था लेके जाएंगे क्लोजिंग लाइबिलिटी 18915। और कुछ जाएगा भाई नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर, बताइए। और कुछ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर? डेफर टैक्स, वेरी नाइस। डेफर टैक्स कितना है भाई? डेफर टैक्स, होए होए, डेफर टैक्स कितना था भाई? क्लोजिंग जाएगा ना, हमने बात की हुई थी ऑलरेडी इसके ऊपर, 3900। और बताएं, और कुछ जाएगा? और कुछ जाएगा? और तो कुछ नहीं है। एक चीज है वैसे, बताऊं? एक चीज है, बताऊं क्या? याद है वो अनअर्न्ड इनकम थी 4000 की? याद आ रही है आपको बात? अनअर्न्ड इनकम 4000, ये लाइबिलिटी है ना आपकी। ये लाइबिलिटी में से कुछ करंट में जाएगा, कुछ नॉन करंट में जाएगा। बताएं कितना करंट, कितना नॉन करंट? मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप खुद सोचे। अच्छा, करंट नॉन करंट दोनों अलग अलग क्यों? आपको पता है ना, प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना भी जरूरी है। देखिए, अगले 2 साल का रेवेन्यू, अगले 2 साल का रेवेन्यू हमारी अनअर्न्ड इनकम है। हाँ। और टोटल कितना बनता है 2 साल का? 4000। अब इस 4000 में से 1 साल का रेवेन्यू अगले साल ही रियलाइज हो जाएगा, और मजीद 1 साल का रेवेन्यू आगे चल के रियलाइज होगा। समझ में आ रही है ना बात? तो हम 2000 करंट में डाल देंगे, 2000 नॉन करंट में डाल देंगे। सर, कन्वर्टेबल लोन की इक्विटी कहाँ लिखेंगे? ये लिखी हुई बेटा, इक्विटी में लिखेंगे, और कहाँ लिखेंगे? ये रहा इक्विटी ऑप्शन। कन्वर्टेबल लोन नोट की इक्विटी डेट में तो नहीं लिख सकते ना बेटा, इक्विटी इक्विटी में ही लिखेंगे, है भाई। मोहम्मद अहमद साहब, ओके हो गया? कहाँ गया भाई? एडवांस इनकम नॉन करंट वाला पोर्शन कितने हो गया? 2000 हो गया। डन हो गई हुई बात। और तो कुछ नहीं हो भी क्यों? चले, ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गई 24815 की। करंट लाइबिलिटीज भी करा दो भाई। करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, टैक्स लाइबिलिटी, और अनअर्न्ड इनकम, यस, एडवांस इनकम। अच्छा, ट्रेड ट्रेड पेबल्स देख लेते ना। ट्रेड पेबल्स निकलने वाला था मुंह से, ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स हैं 42900। टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी भाई? करंट ईयर की टैक्स लाइबिलिटी 16200 की थी। एडवांस इनकम का जो करंट पोर्शन था वो 2000 था। और कोई ऐसी चीज जो आवेगी वो इधर? आई डोंट थिंक सो। नहीं नहीं बेटा, वो अक्रूड इंटरेस्ट 475 अहमद नहीं आएगा, पूछो क्यों? अहमद कह रहे हैं सर 475 का अक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा, नहीं आएगा, पूछो क्यों? अहमद पूछो ना क्यों, बोलो ना, बोलो क्यों? यूं भाई, वो आ गया ना मेरी जान इधर, ये रहा ना। 18915 में ये 475 का जो डिफरेंस है ये शामिल हो गया ना भाई। 1000 पे किया, करना चाहिए था 41475। जो 475 नहीं पे किया, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों पे करेंगे ही करेंगे ना। तो हमारी लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा, वो बन गया लाइबिलिटी का पार्ट। अब 2 बार थोड़ी बना सकते हैं भाई। ये 18915 जो आपने बनाया, 18440 के ओपनिंग को क्लोजिंग में लाके 18915 बनाया, इसमें 475 का डिफरेंस शामिल है। अहमद बताइए, ओके है? बोल दे अहमद, बोल दे, अल्लाह का वास्ता है, बोल दे हाँ या ना। अहमद तुझे कसम है भाई, बोल दे यार। हा, वेरी भाई, सब अहमद के लिए तालियां। सब तालियां बजाएं बेटा, घर पे सबको आवाज जानी चाहिए। सर आपने जो लेक्चर करवाया था, सर आपने जो लेक्चर करवाया था उसमें सर अक्रूड इंटरेस्ट है। वेरी गुड, अहमद के लिए तालियां भाई। अहमद नहीं, सबके लिए तालियां जो जो ये कहने वाले थे। कौन से लेक्चर में मैंने बोला? अबे अल्लाह के वली, हर सवाल एक जैसा नहीं होता मेरी जान, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? सर आपने कहा था, सर आप झूठ नहीं बोले, सर आपने कहा था जब भी एग्जामिनर तुम्हें कभी भी
बैंक लोन दे, इंटरेस्ट दे तो उस पे यकीन ना करना, खुद से कैलकुलेट करना। सर पिछले सवाल में बैंक लोन गिवन था, उस बैंक लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट किया था, फिर जितना नहीं पे हुआ था उसको अक्रूड माना था। बेटा वो बैंक लोन था, ये लोन नोट है, वो बैंक लोन था, ये लोन नोट है, वो बैंक लोन था, ये लोन नोट है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसा? तो इसलिए कहते हैं हर सवाल एक जैसा नहीं होता, सवाल याद नहीं किए जाते, कॉन्सेप्ट याद किए जाते हैं। अब तुम सोचो, तुम अल्लाह ना करे किसी ऑडिट फॉर्म में पहुंच गए, तुम किसी कंपनी में पहुंच गए, और वहां पे तुम्हारे पार्टनर ने तुमको बुलाया और बोला कि अहमद ये ऐसा क्यों किया? आपने बोला सर लेक्चर में तो ऐसा ही था। आपको क्या लग रहा है वो आपको शाबाशी देगा? वो आपको उठा के बाहर फेंक देगा, बोलेगा ये लेक्चर क्या चीज होती है? होना क्या चाहिए ये बताओ ना। तो लेक्चर कभी भी याद नहीं करते, पता है? मेरे जितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जितने जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने बहुत हाई स्कोर किया है, उन सब में एक बात अच्छी थी, उन्होंने लेक्चर कभी याद नहीं किया, ना सवाल याद किए। उन्होंने सिर्फ क्या याद किया? कॉन्सेप्ट याद किया। तो अकाउंटिंग इज कॉमन सेंस, आपके जो कॉमन सेंस में आता है ना वो करना। अच्छा अहमद, तुम ऐसे नहीं समझना मैं तुम्हें पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये तो किसी को, अच्छा जो कोई रिकॉर्डिंग भी देखेगा ना उसको नहीं पता अहमद कौन है, और तुम्हारी तस्वीर भी नहीं आ रही, तुम टेंशन नहीं लो इस बात की। लेकिन मैं तुम्हें सच बात बताऊं, जब तुम यहाँ अक्रूड इंटरेस्ट डालते हैं ना 475, तो तुम्हारी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होती। जब बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होती तो तुम क्या करते? 475 से ही बैलेंस नहीं होती, सबसे पहले तुम इंशाल्लाह उसी को उड़ाते और बैलेंस करके एग्जाम में आ जाते, इंशाल्लाह सही हो जाता। कैसा? ठीक है भाई। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी, सवाल याद नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट याद करेंगे, सवाल याद नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट याद करेंगे, सवाल याद नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट याद करेंगे, अल्लाह ने इज्जत रखी, और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के ऊपर सवाल बैलेंस हो गया। अभी जरा सोचो अगर नहीं होता बैलेंस, अहमद तो छोड़ता ही नहीं ना मुझे, अहमद बोलता आ जाओ बेटा। मुझे बताया बात समझ में आ रही है जी? ओके की रिपोर्ट है? सब लोग कंफर्म कर दें जी। इज इट ओके? ठीक है जी। तो जी परफेक्ट हो गया। देखिए फाइनल अकाउंट्स इज वन एरिया जहाँ पे जितनी प्रैक्टिस कर लें, या कंसोलिडेशन या इवन रेशियोज के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस वाले एरियाज वो एरियाज है जिसके अंदर जितनी प्रैक्टिस कर लेना उतनी कम होती है। तो आप प्रैक्टिस करें। लेकिन मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि इसके ऊपर जो है ना, आप इसको अपने ऊपर हावी ना करें। एज लॉन्ग एज यू यूज योर कॉमन सेंस इन योर एग्जाम ना, मैं तभी जैसे बच्चों को बोलता हूँ ना कि एग्जाम के अंदर जाओ तो दबा के सो के जाओ, सो के जाओ। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना बिल्कुल आखिर तक एक एक घंटे पहले तक पढ़ रहे होते हैं बेवकूफों की तरह, उनके आते 50 ही हैं। मुझे तो अच्छे ही नहीं लगते ऐसे बच्चे। आराम से सो के जाओ भाई। जितना जिंदगी में तुम नींद पूरी करके चिल होके एग्जाम के अंदर जाओगे ना, तो मेरी बात ये लफ्ज याद रख लेना, अपनी दीवारों पे लिख लो तुम लोग जाके, अकाउंटिंग इज कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस अप्लाई करना बस, वहां पे कुछ नहीं आ रहा हो ना समझ में, तुम यूं सोचना कि बस क्या करूं। इसके लिए हमने ना एक टर्म निकाली हुई है, इसको कहते हैं पेलम्स बेटे। ये टर्किश उर्दू मिक्स किया हुआ है हमने, पेलम्स बेटे। पेलम्स बेटे का मतलब क्या होता है? पेलम जिबेटे, जिबेटे थोड़ा सा इसको एक आप क्या कह सकते हैं, एक शरीफाना लुक देने के लिए किया है वैसे, मतलब हम चाहते पेल नहीं है इसको। आप एग्जाम के अंदर हो ना, पेलम जिबेटे, जो करना है बस कर दें कुछ ना कुछ। बस ये नहीं करिएगा एग्जाम के अंदर जाके ना वो जो चूड़ियां तोड़ना स्टार्ट कर दी, हाय अल्लाह क्या हुआ क्या हुआ, मैं क्या करूं मैं क्या करूं, बेवकूफाना हरकत है ये। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपने अपने एग्जाम के अंदर ऐसी कोई जाहिलाना हरकत की तो आपका ही एग्जाम किसी का पास पेपर बनेगा, और वो आपके पास पेपर को देख के ना हंस रहा होगा, बोल रहा होगा काश मेरा भी ऐसा पेपर आता। तो बेवकूफ़ वाले हरकत कोई नहीं करिएगा, एग्जाम के अंदर जाएं, जो कुछ नहीं समझ में आ रहा, अकाउंटिंग इज कॉमन सेंस एंड पेलम्स बेटा, and 100% inshallah ta'ala you will be exactly correct, you will be exactly correct, बस just do it। सही है ना? तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि आपको थोड़ी सी और मोटिवेशन मिल रही होगी, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, एग्जाम के लिए तैयारी करिए, इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में जरूर मिलेंगे आप लोगों से। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।